दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली वेरियन 01:34 ट्रुविद अध्याय 1 वेरियन। मैं सिर्फ इसलिए दया नहीं करूंगा क्योंकि तुम जागृत नहीं हो, युवक ने सामने खड़े वेरियन की ओर देखते हुए कहा। यह विचार आपसी है, वेरियन ने अपनी जानी पहचानी लड़ाई की मुद्रा में उत्तर दिया। उसका दुबला शरीर मंच की चमकीली सतह पर झलक रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंच के चारों ओर बैठी भीड़ बढ़ती गई। लियोन ट्रेनिंग हॉल अपने द्वंद्व युद्धों के लिए लोकप्रिय नहीं था, आज एक अपवाद था। नौकरानी रोबोट दर्शकों को जलपान परोस रहे थे, जबकि दर्शक बड़ी 3D होलोग्राफिक स्क्रीन पर देख रहे थे। इसमें द्वंद्ववादियों को बहुत बारीकी से दर्शाया गया था। यह मैच सामान्य अवेकनर्स द्वंद्व जैसा नहीं था। एक अजागृत व्यक्ति ने लेवल 1 बॉडी अवेकनर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। यह अपने आप में पागलपन था, लेकिन अजागृत व्यक्ति का समर्थन करने वाले प्रशिक्षण हॉल ने आग को हवा दी और खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक अजागृत कचरा एक स्तर 1 के जागरूक व्यक्ति को हरा रहा है, एक हाई स्कूल की लड़की ने अपने दोस्त से पूछा, जिसने उसे दर्शकों में शामिल होने के लिए खींच लिया। ये सच है, वेरियन 1 साल पहले हॉल में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति बेजोड़ है। हॉल मास्टर ने खुद टिप्पणी की थी कि अगर वह जाग जाए और मिड लेवल अवेकनर बन जाए तो वह लेवल 4 तक भी पहुंच सकता है। उसकी दोस्त ने जवाब दिया, उसकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कोई घोटाला नहीं है? मैच शुरू हो गया है, एआई रेफरी ने घोषणा की। सभी ने स्क्रीन पर गौर से देखा, अनजागृत की ओर। वेरियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी प्रशिक्षित मुद्रा बनाए रखी और गहरी सांस लेते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का इंतजार किया। वह 1 दर्जन सामान्य लोगों को एक झगड़े में हरा सकता था। वह अनवेकन के खिलाफ कभी कोई मैच नहीं हारा। हालांकि वह अपनी सीमाएं जानता था। सिर्फ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बॉडी अवेकनर उसके सामने बौने थे। वे सबसे अच्छे मुक्केबाजों से ज्यादा ताकतवर थे, सबसे तेज एथलीटों से ज्यादा तेज थे और पुरानी धरती के सबसे अच्छे तैराकों से ज्यादा लचीले थे। हालांकि लेवल 1 बॉडी अवेकनर अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह गोलियों से बचने या चाकुओं को रोकने के मामले में मजबूत नहीं था, लेकिन वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक ताकत था। शायद एक भीड़ लेवल 1 बॉडी अवेकनर को नीचे ला सकती थी, लेकिन उन्हें एक एक करके हराना उतना ही वास्तविक था जितना कि एक भूत जहाज को देखना। वेरियन को ये सब पता था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरपूर था। अगर कोई एक तरीका था जिससे वह जीत सकता था, तो वह था अपनी कमजोरियों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, वर्षों के कठिन अभ्यास से प्राप्त युद्ध का अनुभव और अंतहीन लड़ाइयों में टूटी हड्डियों पर हासिल कौशल। सामने वाले जागृत व्यक्ति में इनमें से कुछ भी नहीं था। वह एक नया जागृत व्यक्ति था और अपनी अंतर्निहित शक्ति पर बहुत अधिक गर्व करता था और सभी विकसित कौशल का तिरस्कार करता था। अंत में प्रतिद्वंद्वी ने हरकत की। सामान्य मनुष्य की पहुंच से परे गति से वह वेरियन के सामने आया और उसकी ठोड़ी पर मुक्का मारा। दर्शक इस अपरिहार्य घटना का इंतजार करते हुए हौंकने लगे, लेकिन मुक्का मारे जाने से पहले ही वेरियन ने चकमा देकर मुक्का वापस कर दिया था। बूम! उनके प्रतिद्वंद्वी ने एक कदम पीछे हटकर अपनी खून बहती नाक को ढक लिया। लेवल 1 बॉडी अवेकनर की शारीरिक विशेषताएं सामान्य मनुष्यों से अधिक थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सामान्य मनुष्य के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मुझे कम मत आंको, तुम कमीने हो, युवक ने उस पर झपट्टा मारा और अपनी लात वेरियन की छाती पर मारी। तुम्हें समझना बहुत आसान है, वेरियन ने जवाब दिया और दाईं ओर मुड़ गया तथा अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर लात मारी, जिससे वह फर्श पर गिर गया। धमाका! अकेले लात मारने से सामान्य मनुष्य 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रह सकता है, लेकिन जागृति लाने वाले लोग सामान्य से कुछ भी नहीं थे। अगले ही पल उसका प्रतिद्वंद्वी फिर से खड़ा हो गया और उसने वेरियन पर लगातार हमले जारी रखे। कोई भी हमला अगर जुड़ा होता तो वेरियन की हड्डियां तोड़ देता, लेकिन वे सभी उसे बाल भर भी नहीं छू पाए। उनके पास इतनी शक्ति होने के बावजूद वे असमन्वित थे और खामियों से भरे हुए थे। सोलर प्लेक्सस पर मुक्का, मेरी हिम्मत पर लात और मेरी पसलियों पर कोहनी। वेरियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को उसी समय समझ लिया जब उसने उन्हें फेंका और उसने उनमें से हर एक को आसानी से चकमा दिया। उसका चेहरा शांत था और भले ही वह पसीना बहा रहा था, लेकिन वह अभिभूत नहीं दिख रहा था। हमेशा ऐसा लगता था कि वेरियन भाग्यशाली था कि वह हमले से बच गया, लेकिन यह हमला बार बार दोहराया गया। लानत है, तुम कमीने! उसकी थोड़ी पर एक तेज मुक्का लगा और वह उड़ गया और इससे पहले कि वह उठ पाता, उसकी पसलियों में लात मारी गई।
वेरियन का पहले से शांत चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर मुक्का मारा और उसकी पसलियों पर लात मारता रहा, उन्हें एक एक करके तोड़ता रहा। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा और उठने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उसके प्रत्येक प्रयास का जवाब उसने एक और सुनियोजित प्रहार से दिया, जिससे वह नीचे गिरता चला गया। हताश होकर उसने अपनी अमानवीय शक्ति से वेरियन के पैरों पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। दरार। वेरियन के पैर लगभग टूट गए थे क्योंकि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे मंच पर गूंज रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और दर्द को सहन किया। इस तरह का शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर रहे थे और ये द्वंद्व एक सहनशीलता की प्रतियोगिता में बदल गया कि कौन पहले दर्द के आगे झुकता है। दर्शकों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पहले से ही यकीन था कि कौन हारेगा। वेरियन। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेरियन को जो दर्द झेलना पड़ता वह उनके गुणों में अंतर के कारण कहीं ज्यादा होता। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह जीत पाता। उन्होंने आपसे झूठ बोला। भले ही वेरियन का इतना करीब आना बहुत अच्छा था। लड़की अपनी सीट से खड़ी हो गई और कुछ अन्य लोग भी उसके पीछे खड़े हो गए। रुको, उसकी सहेली ने जोर दिया और लड़की ने उसे परेशान नजर से देखा, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया। वैसे भी मैच किसी भी क्षण खत्म होने वाला था। उसने लापरवाही से स्क्रीन पर नजर डाली और अगले ही पल वह हास्यास्पद दृश्य देखकर दंग रह गई। वेरियन के पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उसके हमलों की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने खून से लथपथ पैरों से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारता रहा। उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले धीरे धीरे कम होते गए और आखिरकार वह बेहोश हो गया। वेरियन जीत गया, एआई रेफरी ने घोषणा की, जिससे दर्शक हॉल से बाहर जाने से रुक गए। स्क्रीन पर खड़े होकर हर कोई इस अविश्वसनीय चीज को देखकर दंग रह गया। एक जागृत व्यक्ति को अजागृत व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया। उस दिन का मजाक एक अकाट्य सत्य बन गया। अगली बार जब तुम मेरी मां को गाली दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेरियन ने खून से लथपथ प्रतिद्वंद्वी को देखा और मंच से नीचे उतर गया। वह अपने लगभग टूटे हुए पैरों के कारण ठीक से चल नहीं सकता था, लेकिन वह सीधी पीठ के साथ लंगड़ाता हुआ चला, जिससे खून के निशान छूट गए, जिनमें से अधिकतर उसके प्रतिद्वंद्वी के थे। दर्शक उसे विस्मय और दया के मिले जुले भाव से देख रहे थे। एक जागृतिकर्ता के खिलाफ जीतने की उसकी क्षमता पर विस्मय और इस बात पर अफसोस कि वह कभी जागृतिकर्ता नहीं बन पाएगा। 16 वर्ष की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति दिव्य पथों में से किसी एक में जागृत होता है, या संक्षेप में पथ। दिव्य पथों को 3 समूहों में से एक में वर्गीकृत किया गया था, डायवर्जेंट, एलिमेंटलिस्ट और डायमेंशनल। वेरियन का प्रतिद्वंद्वी आज बॉडी पाथ में एक जागरूक व्यक्ति था। बॉडी पाथ डायवर्जेंट ग्रुप का हिस्सा था। ये वह मार्ग भी था जिस पर वेरियन अपने बचपन के दौरान जागना चाहता था, लेकिन अब ये सब महज एक सपना था। आज वह 18 साल का हो गया। यदि उसके जैसे प्रतिभाशाली लोग अग्रिम मोर्चे पर लड़ें, तो शायद हम एबिसल्स के खिलाफ जीत जाएंगे और बच जाएंगे। लड़की ने आह भरी। हाँ, शायद वह संप्रभु स्तर तक भी पहुंच सकता है। उसकी सहेली ने दया से अपना सिर हिलाया। पफुट, संप्रभु, तुम लड़कियां बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। मानव संघ में 8 ग्रह और 50 अरब लोग हैं, लेकिन कितने संप्रभु? 8, सिर्फ 8। अगली सीट पर बैठे एक युवक ने 8 उंगलियां दिखाईं और उन्हें घूरकर देखा। उन्होंने निंदा करते हुए कहा, वे मानवता के रक्षक हैं। उनकी तुलना इस अचेतन कचरे से करके उनका अपमान न करें। तुम क्या जानते हो, अगर वह जागृत है तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? लड़की की सहेली ने लाल चेहरे के साथ जवाब दिया। वेरियन की तुलना एक संप्रभु से करना वास्तव में अतिशयोक्ति थी। मेरे शब्दों पर विश्वास मत करो। अगर वह वास्तव में जागना चाहता था तो वह हमेशा कालकोठरी में जा सकता था। मुझे यकीन है कि कोई उसे पैसे उधार दे देगा, लेकिन वह कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं। युवक ने ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी सीट से उठकर कहा, अगर वह कालकोठरी में कुछ जादुई जानवरों के खिलाफ भी नहीं लड़ सकता, तो वह उन संप्रभुओं की तरह होने का सपना कैसे देख सकता है जो रसातल के राजाओं से लड़ते हैं? उसने उपहास किया और चला गया। मुझे लगता है कि हम ऐसे नायकों के लिए बहुत हताश हैं जो युद्ध को समाप्त कर सकें। लड़कियों ने आह भरी और मिश्रित विचारों के साथ चली गईं। उन्होंने सोचा कि वेरियन को संप्रभु मानना उनका अपमान होगा। तब उन्हें नहीं पता था, जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि यह इसके विपरीत था। यहाँ तक कि वेरियन को भी नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह लॉकर रूम में घुसा और कुर्सी पर बैठ गया।
सफाई करने वाले रोबोट ने खून के निशान मिटा दिए और कमरे में मौजूद नर्सिंग रोबोट, 2 अंगों वाला एक तैरता हुआ गोला, उसके घावों की सफाई करने लगा और उपचार करने वाली दवाई लगाने लगा। उसकी चोट कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। उसे अपने पैरों में खुजली महसूस हुई, उसके बाद भयंकर दर्द हुआ। वह चिल्लाया नहीं और अपने दांत पीस लिए। पागल शरीर को जगाने वाले द्वारा हड्डियों को कुचलना एक सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन वेरियन के साथ इससे भी बदतर हुआ और वह गिन नहीं सकता था। वेरियन की नज़र उसकी दाहिनी कलाई पर बंधे ड्रैगन ब्रेसलेट पर गई। यह उसकी माँ के परिवार की विरासत थी। यह उसे हर दिन उसकी याद दिलाता था, लेकिन यह उसे उस दिन की भी याद दिलाता था, उस रात की भी, जिस रात की उसने कामना की थी वह झूठ थी। ठीक 1 साल पहले उस रात, वह और उसकी माँ अमांडा उसके कमरे में उसका 17वां जन्मदिन मना रहे थे। वेरियन, क्या तुम हमेशा से एक जागृतिकर्ता नहीं बनना चाहते थे? युद्ध जीतना और शांति लाना, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वह उस पर मुस्कुराई जब उसने अपने दिवंगत पति के बारे में बात की, जो एबिसिल से लड़ते हुए मारे गए थे। हाँ, बिल्कुल, मैं 11 साल की उम्र से प्रशिक्षण ले रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी जाग नहीं सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, काल कोठरी। लेकिन आपने मुझे कभी जाने नहीं दिया। मैं पहले से ही 17 साल का हूँ। माँ, मैं शायद कभी भी पापा जैसा नहीं बन पाऊंगा। वेरियन की आवाज़ गिरती रही और अंत में ये सिर्फ एक फुसफुसाहट रह गई। अमांडा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और वही कारण दोहराया जो वह उसे तब से बता रही थी जब से वह पहली बार कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता था। हम अपनी वित्तीय स्थिति के कारण साहसी लोगों को काम पर नहीं रख सकते। मैं दूसरों की तरह नहीं हो सकती, जो बिना किसी आश्वासन के आपको जोखिम उठाने दे। क्या होगा अगर मैं आपको भी खो दूं? अमांडा ने अपनी भावनाओं को स्थिर करने से पहले एक पल के लिए रुकी। काश मैं एक कुशल लड़ाकू होती, तो मैं खुद आपकी मदद कर सकती थी। उसने आह भरी और दोष अपने ऊपर डाल लिया। अमांडा खुद एलिमेंटलिस्ट ग्रुप में लेवल 1 थंडर पाथ अवेकनर थी, हालांकि वह एक कुशल लड़ाकू नहीं थी। माँ, मैं जानता हूँ कि घर चलाने के लिए आप कड़ी मेहनत करती हैं। वेरियन को दूसरों पर दोषारोपण करना पसंद नहीं था, खासकर अपनी माँ पर, जिसने उसके पिता के शहीद होने के बाद उसका पालन पोषण किया था। वह उसकी चिंताओं और कठिनाइयों को जानता था। वह ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि अगर वह एक दिन गायब हो गया तो वह क्या करेगी। यही कारण था कि वह कभी भी कालकोठरी में नहीं घुसा, भले ही वह ऐसा कर सकता था, लेकिन वह अपनी हताशा और लाचारी को रोक नहीं सका। अमांडा ने वेरियन के अपरिपक्व चेहरे को देखा, जो उसके परिपक्व व्यक्तित्व को छुपा रहा था, और हंस पड़ी। मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे 17वें जन्मदिन के उपहार के रूप में मैंने एडवेंचरर्स को काम पर रखने के लिए पर्याप्त पैसे बचाए हैं। तुम 1 हफ्ते में कालकोठरी में जा सकते हो। तुम जाग जाओगे, मुझे तुम पर विश्वास है। उसने उसके गाल को सहलाया और उसके माथे पर चूमा। सचमुच, वाह, मैं आखिरकार जाग सकता हूँ। मैं तुम्हें गौरवान्वित करूंगा और पिताजी की इच्छा भी पूरी करूंगा। धमाका, उसके कमरे की दीवारें उड़ गईं और लाइटें बंद हो गईं। वेरियन ने पलटकर अमांडा को अपनी पीठ के पीछे से ढक लिया और अवचेतन रूप से उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। धूल में एक जोड़ी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। वेरियन ने अपनी सांस रोक ली और खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। उसे पता था कि उसे इस तरह की किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ सेकंड अनंत काल तक खींचते हुए लग रहे थे, क्योंकि वेरियन ने घुसपैठिए को पहचानने के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। चांद की रोशनी में उस चीज का सिलहूट जल्दी ही साफ हो गया। यह एक जलता हुआ भेड़िया था, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर थी। इसका फर नीली लपटों से ढका हुआ था। यह एक जादुई जानवर था। जादुई जानवर कालकोठरी आयामों के प्राणी थे। कालकोठरी के बाहर जादुई जानवर को देखना लगभग असंभव था, लेकिन वेरियन काफी बदकिस्मत था और उसने लॉटरी से भी दुर्लभ मौका जीत लिया। फायर वुल्फ ने एक पल के लिए उन पर नजर डाली। वह जागृत नहीं था, जबकि उसकी मां लेवल 1 थंडर अवेकनर थी। प्रत्येक स्तर में पिछले स्तर की तुलना में अधिक आभा होती थी और जागृत व्यक्ति में हमेशा अजागृत व्यक्ति की तुलना में अधिक आभा होती थी। आभा दिव्य पथों में प्रगति के लिए ईंधन थी। अगले ही क्षण वह उस कमजोर लक्ष्य पर झपटा। वह हमले से बचने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन उसके पीछे उसकी मां थी। एक जागृतिकर्ता होने के बावजूद वह लड़ाकू नहीं थी। मां, चले जाओ, वेरियन चिल्लाया और समय खरीदने की कोशिश में आगे बढ़ा। लेकिन वेरियन, जाओ, उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। वेरियन ने मुंह बनाया, क्योंकि आग में जलते हुए तीखे मलबे ने उसे छेद दिया था।
जलते हुए मांस के दर्द को अनदेखा करते हुए उसने ऊपर देखा। एक क्षण के लिए उसका हृदय रुक गया और वह अपने सभी ज्ञात देवताओं से प्रार्थना करने लगा। दहाड़! ज्वलंत भेड़िया दहाड़ता हुआ उस पर पंजे से हमला करने लगा। उसकी शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक थी। यह एक लेवल 2 जादुई जानवर था जिसका मुकाबला करना वर्तमान में उसके लिए असंभव था। वह उसे बाल भर की दूरी से चकमा देने में कामयाब रही। कृपया जाओ, वह चिल्लाए और अग्निभेड़िए पर बिजली का एक गोला फेंकने के लिए उसका आह्वान किया। फायर वुल्फ ने आसानी से बिजली के गोले को चकमा दिया और उसके पेट पर पंजा मारा। इस बार वह चूक नहीं पाया और उसे छेद दिया। अमांडा के पेट से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी निगाहें फायर वुल्फ पर टिकी थीं। उसका शरीर अभी भी उस जीव को देखकर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और एक कदम आगे बढ़ गई। नहीं, वेरियन ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन खुद उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह हिल भी नहीं सका। उसका शरीर जम गया था। क्या हुआ था? अमांडा ने अपने घायल पेट को ढककर एक और बिजली का गोला बनाया। इस बार यह उत्सुक भेड़िए की गर्दन के पीछे लगा और पूरे कमरे में तीखी गंध फैल गई। आग का भेड़िया गुस्से में चिल्लाया और उसकी गर्दन पर काटने के लिए झपटा। अमांडा मुश्किल से फिर से बच निकली, लेकिन उसके कंधे का मांस का एक हिस्सा गायब था। वेरियन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह सचमुच उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसका ध्यान सामने खड़े संघर्षरत व्यक्ति पर था। वेरियन ने हिलने की कोशिश की। उसने प्रार्थना की। उसने श्राप दिया, बस हिलो, सिर्फ एक बार हिलो और तुम सारी जिंदगी लकवाग्रस्त रह सकते हो। कृपया। हालांकि उनके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। उसकी मां लड़ाई जारी नहीं रख सकी और गिर पड़ी। मां, वेरियन ने उसे अपनी ओर मुड़ते हुए देखा। अमांडा की आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के कोने में आंसू थे। उसने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। हमेशा की तरह उसे दी जाने वाली सुकून भरी मुस्कान के साथ उसने कुछ कहा। वह उसे ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन उसे पता था कि वह उसके अंतिम शब्द नहीं सुन पाया। तुम जानवर हो, वेरियन दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और सांस उखड़ी हुई थी। मुझे खा लो, वह चिल्लाया। मेरे पास अधिक आभा है, उसने विनती की। और असफल रहे। उसके गाल गीले थे और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी क्योंकि भेड़िए ने अपना मुंह खोला था और सही का निशान लगाना, मेडीबॉट की सूचना ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उपचार पूरा हो गया था। वह घाव खोले बिना चल सकता था और उसका पैर कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वेरियन अपने अतीत के बारे में सोच में खोया हुआ था, इसलिए उसने अपने ड्रैगन ब्रेसलेट पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर छोटे छोटे अक्षरों की एक स्ट्रिंग के साथ ग्रे रंग की चमक थी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। C2 लाल प्लूटो दिवस और सपनों की लड़की। 02:03। ट्रुविद। अध्याय 2 लाल प्लूटो दिवस और सपनों की लड़की। काश मैं जम न जाता। वेरियन ने अपना पैर पटका। बंद घाव खुल गया और खून बहना फिर से शुरू हो गया। सेंस ने मेडिकल बॉट को उसके घावों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। वेरियन को न तो दर्द महसूस हुआ और न ही बॉट की हरकतें। वह रात उसके दिमाग में घूम रही थी। वह केवल उस दृश्य को याद कर पा रहा था जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उसे न तो उसके आखिरी शब्द याद थे और न ही उस भयावह दृश्य के बाद क्या हुआ था। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे कभी समझ ही नहीं आया कि वह कैसे बच गया। हालांकि जांचकर्ताओं ने उसे बताया कि उसकी मां के आखिरी हमले ने फायर वुल्फ के तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसकी मृत्यु के कुछ ही क्षणों बाद उसे मार दिया था, लेकिन उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। हालांकि यही एकमात्र सच्चाई थी जो उसे बताई गई थी। लॉकर रूम का दरवाजा खुला और एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वह 30 साल का लग रहा था। उसके गंजे सिर और बड़ी दाढ़ी ने उसके परिपक्व व्यक्तित्व को और भी निखार दिया था। शुभ दिन, श्री गैरेथ। वेरियन ने हॉल मास्टर को सच्ची मुस्कान के साथ बधाई दी। वेरियन एक आशावादी व्यक्ति था। जब उसके सभी साथी 16 साल की उम्र तक जाग गए, तो वह जागृत होने के बावजूद शिकायत नहीं करता था। वह प्रशिक्षण लेता था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी कर ली और अर्थ ट्रूपर अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए एक पूरा साल प्रशिक्षण लेने की योजना बनाई। इसने मानव सशस्त्र बलों के कुछ बेहतरीन सैनिकों को जन्म दिया। सैनिक के रूप में भर्ती होने के बाद किसी की ड्यूटी बुद्ध के नज़दीक से लेकर नेपच्यून तक जा सकती थी। यह एक शानदार सेवा थी जिसे वेरियन के पिता ने अंतिम कर्तव्य के रूप में देखा।
वेरियन ने सोचा कि 1 वर्ष जागृत होने का सबसे अच्छा मौका होगा और उसकी मां के आश्चर्यजनक उपहार ने इसे और भी संभव बना दिया। जिस क्षण उसने उपहार का खुलासा किया, उसे यकीन हो गया कि वह जाग जाएगा और एक सम्मानित छात्र के रूप में अर्थ ट्रूपर अकादमी में प्रवेश करेगा। भाग्य बहुत अस्थिर था। उसकी मृत्यु के बाद वेरियन ने अपना सारा उद्देश्य और आत्मविश्वास खो दिया। उसे बचाने में विफल होना वास्तव में उसके लिए इतना कठिन नहीं था। वह जानता था कि उन दोनों के मरने की संभावना बहुत अधिक थी। उसे बचाने की कोशिश करने में ही लकवाग्रस्त हो जाना उसे तोड़कर रख देता था। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मां की जान को खतरे में होने पर भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसकी इच्छाशक्ति बुझ गई। उसने फिर कभी खुद को योग्य नहीं समझा। डॉक्टरों ने बताया कि डर के कारण उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। कई साहसी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उनके साथियों को जादुई जानवरों ने खा लिया था और वे डर के मारे जम गए थे। तो वेरियन ने भी खुद से यही बात बार बार कही। सबको बचाने का ईंधन जिसने उसे पूरे बचपन में आगे बढ़ाया था, अब उसे आग में झोंक रहा था। इसने उसके आत्मविश्वास को जलाकर राख कर दिया। उसने अर्थ ट्रूपर प्रवेश द्वार छोड़ दिया और अपने दर्द को कम करने के तरीके खोजने लगा। उसे एक उपाय सूझा, लड़ाई। चूंकि बिना जागृत हुए लड़ना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने जागृत होकर लड़ाई की। गैरेथ ने उनकी मदद की और उन्हें ऐसे नौसिखियों के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जो अभी भी प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से अपनी शक्तियों का पता लगा रहे थे। दूसरों के लिए यह शायद एक सामान्य रोजगार था, लेकिन उसके लिए इसने उसे पागल होने से बचाया। यह एक खूनी मुकाबला था। तुम लोकप्रिय होने जा रहे हो। गैरेथ मुस्कुराया और खुद को एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा लिया। वह एक दुष्ट साहसी व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ऐसी अफवाहें थीं कि वह एक उच्च रैंक वाला साहसी व्यक्ति हुआ करता था, जिसका मतलब था कि वह कम से कम लेवल 7 का था। मुझे खेद है कि मैंने नियंत्रण खो दिया। हॉल प्रभावित हो सकता है। वेरियन ने आह भरी। द्वंद्व युद्ध में चोट लगने की अनुमति एक सीमा तक थी। सभी पसलियों को तोड़ना वास्तव में स्वीकार्य नहीं था। हॉल का क्या होगा? मैं देखूंगा कि कौन बदनामी करने की हिम्मत करता है। गैरेथ ने अपनी छाती थपथपाई और हंस पड़ा। उससे एक तेज आभा निकली और हवा शांत हो गई। वह सार्वजनिक रूप से लेवल 4 स्पेस एडेप्ट था। उसके पास आत्मविश्वास के लिए पूंजी थी। एक झटके में वह अंतरिक्ष को फ्रीज कर सकता है और किसी भी लेवल 1 जागरूक व्यक्ति को मार सकता है। यहाँ तक कि लेवल 3 वाले भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा कि लेवल 1 अकुशल था। अगर वह वाकई कुशल होता तो मैं हार जाता। वेरियन ने कंधे उचका दिए। वेरियन कई लेवल 1 के जागरूक लोगों से मुकाबला कर सकता था। यह उसके अनुभव और उनके अनुभवहीनता के कारण था। हालांकि चूंकि प्रत्येक अवेकने के पास उससे अधिक शारीरिक आंकड़े थे, इसलिए भले ही उन्होंने उसके कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीख लिया हो, वे उससे आगे निकल सकते थे। और फिर इसकी भी सीमा थी कि कौशल उसे कितनी दूर तक ले जा सकता था। एक सामान्य व्यक्ति कभी भी लेवल 2 अवेकने को नहीं हरा सकता। वेरियन ने इतनी बार कोशिश की और असफल रहा कि उसे गिनती ही भूल गई। जैसे जैसे वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए और स्तरों को आगे बढ़ाते गए, अवेकना एक दुर्गम शिखर में बदल गए। एक स्तर 9 अवेकना ब्लिंक से पहले पृथ्वी के परमाणु बम के बराबर था। यही कारण था कि वेरियन हमेशा अतीत में जागना चाहता था। बेशक ये केवल उस रात तक ही था। फिर उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और वह यहाँ आकर सुन्न हो गया। या फिर यही उसने खुद से कहा था। शायद अपने मन के सबसे गहरे कोने में वह दूसरों की मदद करने के लिए ऐसा कर रहा था जो वह नहीं कर सका, दुनिया को बचाना, परिवार को बचाना। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तुम्हें किसी तहखाने में जाकर जागने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही तुम अभी 18 साल के हुए हो, लेकिन कोशिश करके देखो। जब तक हम कोशिश नहीं करते, हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। गैरेथ का चेहरा गंभीर हो गया। वह अपना हमेशा का बहाना बताने ही वाला था कि गैरेथ ने उसे बीच में ही रोक दिया। यदि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सुरक्षा चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास एडवेंचरर टीम को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो मैं लागत वहन करूंगा और तुम मुझे बाद में पैसे दे सकते हो। अरे, मुझे तभी पैसे दोगे जब तुम जाग जाओगे, अन्यथा इसे मेरे द्वारा पैसे बर्बाद करने के रूप में समझो। मैं बहुत अमीर हूँ। वेरियन ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। गैरेथ ने सीधे उसकी आंखों में देखा और भौहें उठाईं। असली कारण। वेरियन ने कुछ देर तक पीछे देखा और आखिरकार आह भरी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। मैं उपयुक्त नहीं हूँ। अगर मैं जाग गया तो मैं और लोगों की जान खतरे में डालूंगा।
एक व्यक्ति जो अपने प्रियजनों के खतरे में होने पर भय से जम गया था, क्या उस पर दूसरों की रक्षा करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? यदि वह सैनिक बन गया और एक दिन किसी भी जादुई जानवर से कहीं अधिक शक्तिशाली एबिसल्स उसके साथियों या यहाँ तक कि नागरिकों पर हमला कर दे, तो क्या वह उन्हें बचा पाएगा या क्या वह फिर से भय से जम जाएगा? यदि वह जाग गया, तो उसके द्वारा संरक्षित लोगों की संख्या दसियों से बढ़कर सैकड़ों और शायद हजारों तक हो जाएगी। जादुई जानवर को देखकर एक बार तो वह डर के मारे स्तब्ध रह गया। इस कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई। इसलिए जब वह अथाह जल के सामने डर के मारे जम जाएगा, तो उसे हजारों लोगों की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पाप इतना भारी है कि वह इसका जोखिम नहीं उठा सकता। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह एक बार फिर डर के मारे जम नहीं जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उसे बताया कि उसके जीवन भर यही स्थिति बनी रहेगी और सेना में जाने का विचार पूरी तरह छोड़ देने का सुझाव दिया। इसलिए उसने हार मान ली। शायद तार्किक रूप से उसे अपनी सारी ऊर्जा सबसे महान जागृतिकर्ता बनने और अपनी मां का बदला लेने में लगानी चाहिए। लेकिन उसने सिर्फ तर्क पर काम नहीं किया। एक अटूट भय और अपराध बोध था। वह मर गई, वह बच गया। वह क्यों? गैरेथ ने वेरियन के हाव भाव देखे और उदासी से कहा, हम कठिन समय में जी रहे हैं। हर कोई किसी न किसी करीबी को खो देगा। उन्हें सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ते रहना और अपनी ताकत का उपयोग करना, ताकि दूसरे लोग अपने प्रियजनों को न खोएं। मैं बस दूसरों को खतरे में न डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरियन ने मन ही मन आह भरी और खामोशी से जवाब दिया। गैरेथ खड़ा हुआ और वेरियन की ओर मुड़ने से पहले दरवाजे की ओर चला गया। ये रेड प्लूटो इवेंट का समय है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवेंचर टीम का संपर्क बता रहा हूं जिसे मैं जानता हूं। अगर तुम अपना मन बदलते हो, तो उनसे संपर्क करो। उसने अपना कम्युनिकेशन स्वाइप किया, अपनी कलाई पर एक ऑल इन वन कम्युनिकेशन डिवाइस और संपर्क वेरियन के साथ साझा किया। वेरियन ने संपर्क की जांच की और तारीख पर नजर डाली। आज 7वें महीने की 36वीं तारीख है, 520 या ब्लिंक के बाद का वर्ष। तो मैं 18 साल का हूँ। प्लूटो समारोह शुरू होगा, मुझे जाना होगा। वेरियन ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकल गया। वह अपनी होवर बाइक पर स्टेडियम पहुंचा। स्टेडियम एक विशाल नीला अंडाकार था। ये दर्शकों और बड़बड़ाहट से भरा हुआ था, जिनकी संख्या कम से कम 1 लाख थी। ये काफी विशाल है और उन्हें आराम से बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। वेरियन बैठ गया और विशाल 3D होलोग्राफिक स्क्रीन को देखने लगा। स्क्रीन पर एक आदमी सेना की वर्दी में दिखाई दिया। उसके गाल पर एक निशान था, जो शायद जानबूझकर छोड़ा गया था क्योंकि आज की दवाएं सबसे भयानक बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने पृथ्वी सेना के कमांडर एवांडर नामक एक महान व्यक्ति को देखा। हम प्लूटो पर विजय प्राप्त करने के दौरान 1 अरब मनुष्यों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इसे वापस नहीं ले लेते और उनकी मृत्यु का सम्मान नहीं करते। जिस दिन 6 वर्ष पूर्व एबिसल्स ने प्लूटो पर विजय प्राप्त की थी, 7वें महीने सितंबर की 36वीं तारीख को लाल प्लूटो दिवस घोषित किया गया और इसे हर वर्ष मनाया जाता है। बुध से लेकर नेपच्यून तक पूरे मानव संघ में मानव जाति ने 1 अरब साथी और प्लूटो एक खोए हुए घर के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। यह एबिसल्स के खिलाफ प्रतिशोध की शपथ की भी पुष्टि कर रहा था। एबिसल्स के खिलाफ मानव संघ की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी करेगा। भावुक दर्शकों के विपरीत वेरियन की रुचि खत्म हो रही थी। इस तरह के भाषण बचपन से ही उसके सपनों की प्रेरणा थे, लेकिन 1 साल तक उसे जीवन की एक रिश्ता ही महसूस होती रही। लड़ाई के अलावा उसके जीवन में केवल 2 चीजें थीं, अपनी मां की मौत को याद करना और एक अजीब सपना। भूरे बालों और सुनहरी आंखों वाली एक लड़की उसके हर सपने में आती थी। वह एक अजनबी थी, लेकिन किसी तरह वह उसका नाम जानता था, सिया। उसने अपने स्कूल के रिकॉर्ड, पड़ोसियों और हर रिकॉर्ड की जांच की। उसे कभी सिया नाम की लड़की का पता नहीं चला। न ही वह सपनों में उसका चेहरा देख पाया, वह धुंध से ढका हुआ था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि सपने केवल सोते समय ही आते थे। इस पीढ़ी को नायकों की जरूरत है। ये नायक कहाँ से आते हैं? आप युवा लोगों से लेवल 9 बनने का लक्ष्य मत रखिए, संप्रभु बनने का लक्ष्य रखिए। एक संप्रभु अपने ग्रह के लिए एक सम्मान है, मानव संघ के रक्षक। अथाह गड्ढों का दुर्स्वप्न। इस वर्ष भी हम उन उभरते नायकों का सम्मान करते हैं जो हमें शांति प्रदान करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लेते हैं और युवा पुरुषों और महिलाओं के इस समूह से एक संप्रभुतापूर्ण उत्थान देखने की आशा करते हैं।
एवेंडा ने भाषण समाप्त किया और पुरस्कार समारोह की शुरुआत की। 18 से 21 वर्ष की आयु के युवा पुरुषों और महिलाओं, ट्रूपर अकादमी, प्लेनेट गार्ड अकादमी और पृथ्वी की रक्षा अकादमियों के कैडेटों को उनकी उपलब्धियों के लिए पदक प्राप्त हुए। इनमें से कुछ स्तर 6 के उन्नत थे, अन्य स्तर 5 के 20 मौफर थे, कुछ स्तर 4 के अंतरिक्ष विशेषज्ञ थे, इत्यादि। वेरियन को हर रास्ते से कम एक जागृत व्यक्ति मिला। जागृत व्यक्ति, सामान्य लोग नहीं, वह नहीं। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर इधर उधर भटकने लगी, वह एक खास व्यक्ति पर जाकर रुक गई। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और उसने अपने संचार का इस्तेमाल करके स्क्रीन का बड़ा दृश्य देखा। जूम करके उसने देखा कि महिला पुरस्कार पकड़े हुए थी। सटीक रूप से कहें तो उसकी वर्दी सभी कैडेटों के लिए सामान्य नीली छलावरण वर्दी, जिसकी आस्तीन पर अग्नि प्रतीक बना हुआ था। प्रतीक को देखते ही वेरियन की हथेलियों में पसीना आ गया और उसकी सांसें फूलने लगी। उसके दिमाग में कुछ कौंधा और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह एक अंधेरे में था। सामने रोशनी का एकमात्र स्रोत था। वह रोशनी एक व्यक्ति से आ रही थी, एक लड़की से। वह उसके अंधकार के सागर में आशा की किरण की तरह लग रही थी। वह वही खड़ी थी, वही लड़की जो उसकी मां की मौत के बाद से उसके सपनों में आती रही थी। उसकी सुनहरी आंखें उसे असंख्य भावनाओं से घूर रही थीं, जिसे वह समझ नहीं पाया। भूरे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन इस बार वह देख सकता था कि उसने क्या पहना हुआ था। यह मानक नीली छलावरण वर्दी थी, जिसके हाथों पर अग्नि प्रतीक था। ये वही वर्दी थी, पृथ्वी इंपीरियल रक्षा अकादमी वर्दी। वेरियन ने उसकी तरफ देखा और हिलने की कोशिश की। इस बार भी उसका शरीर हिलने को तैयार नहीं था। उसने कोशिश करना बंद कर दिया और जैसे ही वह उसके पास आए, वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, जैसा कि उसने हर पिछले सपने में किया था। वह उसके एक हाथ की पहुंच पर थी और उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसके गालों को थाम लिया। विनती भरे स्वर में वह फुसफुसाकर बोली, मुझे बचा लो। तुम कौन हो? अंधेरा छट गया और वेरियन ने खुद को नीली छत के सामने पाया। उसे एहसास हुआ कि वह घर पर अपने बिस्तर पर था। परेशान करने वाली रोशनी से अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने साथी से पूछा, क्या हुआ? आप समारोह के दौरान बेहोश हो गए थे। केयरटेकर रोबोट ने प्रोटोकॉल का पालन किया और आपको घर भेज दिया। ईशा, उनकी एआई सहायक ने उनके संचार से उत्तर दिया। ठीक है, मैंने उस लड़की का सपना देखा। फिर से सिया। वेरियन ने अपना सिर हिलाया और पागल न लगने की कोशिश की। ये सपने उस दिन उसकी मां की मृत्यु के ठीक बाद शुरू हुए और तब से उसे परेशान करते रहे। उसने मान लिया कि ये उसके अपराध बोध और पछतावे के कारण हैं। लेकिन जल्द ही ये बहुत बार आने लगे, हफ्ते में एक बार से लेकर दिन में एक बार और अब दिन में 2 या 3 बार भी। वेरियन का प्रारंभिक निष्कर्ष ये था कि ये सपने एक मानसिक बीमारी थे। उन्होंने मानसिक क्षमताओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों लेवल 4 टेलीपैथस से भी सलाह ली। टेलीपैथ वे जागृतिकर्ता थे जो मानसिक पथ में जागृत हुए, पहले 3 स्तरों में आगे बढ़े और चौथे स्तर पर टेलीकिनेटिक पथ के बजाय टेलीपैथ पथ को चुना। वे अपनी शक्ति की प्रकृति के कारण सभी मानसिक बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञ हैं। मन स्तर 1-3 ग्रेटर दैन टेलीपैथ, स्तर 4-6 टेलीकिनेटिक, स्तर 4-6। उसके सपनों को पीटीएसडी कहकर खारिज कर दिया गया और वे उस अपरिचित लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बता सके जिससे वह वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिला था, लेकिन वह उसके सपनों में उसे परेशान करती रही। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि उसकी याददाश्त ठीक थी। वेरियन को उनकी विशेषज्ञता पर संदेह था, लेकिन उसके पास उच्च स्तर के डॉक्टर से परामर्श करने के लिए धन की कमी थी, जो टेलीपैथ स्तर 6 से आगे था, स्तर 7 साइकिक। हालांकि ये सभी सपने उसे सोते समय ही आते थे। उसे कभी सपने नहीं आते थे और न ही जागते समय बेहोशी आती थी। मुझे एक और जांच करानी होगी। वेरियन बिस्तर से उठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जब से उसे याद है, आकाश में 2 सूरज एक जैसे ही रहे। बस वह बदल गया। उसने सपने देखे, संघर्ष किया, असफल हुआ। उसे नहीं पता था कि वह जीवन में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। एक जागरूक व्यक्ति बनना। उसके अपराध बोध ने उसे यह महसूस कराया कि वह कोशिश करने के भी लायक नहीं है। खुद को मार डालेगा। उसे लगा कि यह उसकी मां का अपमान है जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी। काश सब कुछ बेहतर करने का कोई तरीका होता, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। वेरियन ने आसमान की ओर देखा और आह भरी। उसे पता ही नहीं चला कि उसका ड्रैगन ब्रेसलेट अचानक बदल गया है। ड्रैगन की दोनों आंखें काले और सफेद रंग से चमक उठी। दिव्य पथ प्रणाली 100% आरंभ हो रही है।
संतुलन के आधार पर मेजबान को सत्य का एक टुकड़ा दिखाया जाता है। कंगन भूरे रंग का चमक उठा और इससे पहले कि वेरियन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी चेतना 1 साल पहले के दृश्य में खींच ली गई। यह एक जानी पहचानी रात थी। एक उजड़ा हुआ घर, खून से लथपथ कमरा और उसकी मरती हुई लाश। वेरियन ने देखा कि उसकी माँ उसकी ओर मुड़ रही है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिख रहा था। उसने अपने होंठ खोले और कुछ बुदबुदाया। इस बार वह उसे ठीक से सुन सका। सिया को बचाओ, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। सत्य 01:33। ट्रुविद अध्याय 3। सत्य। वेरियन उस अवास्तविक सपने से जाग गया, लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग से निकल नहीं सके। सिया बचाओ, वह क्या था? क्या ये सच था? वेरियन ने बुदबुदाते हुए जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश की। क्या ये सच भी है? क्या होगा अगर मैं सिर्फ भ्रम में हूँ? वह अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यह एक छोटा सा बेडरूम था जिसमें एक आरामदायक बिस्तर, एक अलमारी, एक डेस्क जिस पर हथेली के आकार का एक काला बक्सा और उस पर एक जोड़ी चमकदार दस्ताने रखे हुए थे। वेरियन की भावनाएं अस्त व्यस्त थीं। उसका एक हिस्सा चाहता था कि यह सब झूठ हो। उसके मन का एक और हिस्सा सवाल कर रहा था कि अगर यह सब सच था तो क्या होगा। फिर उसे इस लड़की सिया को ढूंढना होगा। उसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत उसके सपने ने खुलासा किया कि वह पृथ्वी इंपीरियल डिफेंस अकादमी, संक्षेप में डिफेंस अकादमी की कैडेट है। इसका मतलब यह था कि वह उससे संपर्क नहीं कर सकता था या नेट पर कोई जानकारी नहीं पा सकता था। प्लूटो युद्ध के बाद से सेना सख्त हो गई है और मेटानेट में कैडेटों की एक भी फाइल मौजूद नहीं है। इसे केवल उसी अकादमी के सैन्य अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए यदि वह उससे संपर्क करना चाहता है तो उसे रक्षा अकादमी में शामिल होना होगा। लेकिन अकादमी में शामिल होने के लिए न्यूनतम शर्त स्तर 2 जागृत होना है, न कि 19 वर्ष की आयु, तथा प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन होना। प्रवेश परीक्षा इस महीने की 45 तारीख को थी। आज 36 तारीख थी। उसके पास सिर्फ 10 दिन थे। ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। 10 दिनों में लेवल 0 से लेवल 2। मैं उन बड़े परिवारों का युवा स्वामी नहीं हूँ। ये व्यर्थ होगा। लेकिन अगर यह उसकी आखिरी इच्छा है। वेरियन की भावनाएं और तर्क आपस में टकरा गए। उसने अंदर बढ़ती निराशा से लड़ने की कोशिश की और ब्लैक बॉक्स उठाया। यह एक पुराने जमाने की तिजोरी थी जो महत्वपूर्ण चीजों को रखने के लिए बनाई गई थी। इसे केवल पूर्व निर्धारित सदस्य ही खोल सकते थे, अन्यथा इसमें रखी सामग्री नष्ट हो जाती। घटना के बाद उसे यह अपने पुराने घर के मलबे में मिला। उसे यह याद नहीं था कि उसने इसे देखा था, लेकिन उसे इसे खोलने के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया था, सिवाय इसके कि वह नहीं कर सका। लेकिन जब भी वह निराश होता था तो उसे इसे खोलने की कोशिश करने की आदत पड़ गई थी। लानत है। वेरियन ने पूरी ताकत से इसे खोलने की कोशिश की और असफल रहा। पिछले साल से यह 100वीं बार था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी हताशा बढ़ती ही जा रही थी। अगले साल मैं 19 साल का हो जाऊंगा और मैं प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं ले पाऊंगा। अब भाग लेने का आखिरी मौका है। अगर मैं यह मौका चूक गया तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी माँ की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जब वह जीवित थी तो मैं उन्हें गर्व महसूस नहीं करा सका। मुझे कम से कम उनकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी भी जागृत नहीं हुआ हूँ। तो कैसे? वेरियन ने अपना चेहरा ढांक लिया और कुछ देर तक आहें भरता रहा। फिर उसे कुछ समझ में आया। उसका ड्रैगन ब्रेसलेट, जो आमतौर पर सामान्य चमक वाला होता था, अब बहुत चमकीला हो गया था। वेरियन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, हालांकि यह विरासत में मिला था। उसके परदादा को प्रलय के तुरंत बाद ब्लिंक नामक जगह मिली थी। ये कई हाथों में बदल गया और अंततः इससे पहले कि वह इसे ले, यह उसकी माँ के पास पहुंच गया। इस दिन और युग में जहां सभी सहायक उपकरण या तो परिष्कृत तकनीक या स्टार ट्रेजर थे, जिनका उपयोग किसी की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया जाता था, इस सहायक उपकरण को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था, जो कि कुछ खास नहीं था। उसने इसे केवल उसकी याद में पहना था। वेरियन ने ड्रैगन की आंखों पर हल्के से थपथपाया और कुछ होने की उम्मीद की। शायद यह एक्सेसरी वास्तव में 9 स्टार ट्रेजर थी। मजाक छोड़ो, कम से कम ये कुछ खास तो होगी, है न? उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, क्योंकि कंगन सचमुच चमक उठा था और उसके मन में एक यांत्रिक आवाज उभरी। दिव्य पथ प्रणाली आरंभ की गई। कृपया सक्रिय करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करें। कौन? वेरियन के शरीर ने सहज रूप से लड़ने की मुद्रा बना ली। फिर उसने अपनी नज़र कंगन पर डाली। दिव्य पथ प्रणाली।
क्या आप कंगन में हैं या उसमें? अगर कुछ हो जाए तो वह पलक झपकते ही कंगन उतारने के लिए तैयार था। कंगन सिस्टम का एकमात्र वाहक है। हालांकि जिस सामग्री से यह कंगन बना है वह आपकी सभ्यता द्वारा दी जाने वाली हर चीज से ज्यादा मूल्यवान है। सिस्टम के इस अहंकारी जवाब से वेरियन का चेहरा तमतमा उठा। यह जरूर कोई शरारत होगी। क्या ये किसी टेलीपैथ की शरारत है? वेरियन ने घर के चारों ओर देखा, लेकिन जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। टेलीपैथ टेलीपैथी और उच्च सम्मोहन क्षमता में सक्षम थे। किसी व्यक्ति, राक्षस, यहाँ तक कि एक रसातल को सम्मोहित करना टेलीपैथ के लिए सामान्य बात थी। हालांकि गैर लड़ाकू व्यवसायों में वे उत्कृष्ट मानसिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। वे सबसे बुरे दुश्मनों में से एक थे। वेरियन एक टेलीपैथ द्वारा मारा जाना नहीं चाहता था, खासकर तब जब उसकी मां के अंतिम शब्द उसे जीवन में एक दिशा दिखा रहे थे, सिया बचाओ। इसलिए उसे टेलीपैथ को नाराज किए बिना अपनी मुश्किल से बाहर निकलना होगा। मन स्तर 1-3 ग्रेटर दैन टेलीकिनेसिस स्तर 4-6 पर टेलीपैथस स्तर 4-6। ये सिस्टम आपकी वर्तमान समझ से परे है। बस इतना जान लीजिए कि सिस्टम ने आपको 18 साल तक जागने से रोकने के लिए मुआवजा दिया था। वेरियन अभी भी सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने सिस्टम के शब्द सुने तो उसे क्रोध का विस्फोट महसूस हुआ। मुझे जागने से रोकना? क्यों? तुम कौन हो? वेरियन के लिए खुद को कंगन पकड़ने और उसे फाड़ने से रोकना मुश्किल हो गया। उसने स्थिति की सरासर पागलपन और क्या क्या हो सकता है की आशंका से अपने बालों को जोर से पकड़ लिया। तुम्हारे 17वें जन्मदिन के उपहार के रूप में मैंने साहसी लोगों को काम पर रखने के लिए पैसे बचाए हैं। तुम जाग जाओगे, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह जाग जाता तो शायद वह अभी भी जीवित होती। यह एक परीक्षा है। आप चुने गए हैं और अब सिस्टम को सक्रिय करने के योग्य हैं। वेरियन के क्रोध और दुख के बावजूद सिस्टम की ठंडी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। भाड़ में जाए तुम्हारा टेस्ट। मैंने अपनी मां को खो दिया। वेरियन ने ब्रेसलेट निकाला और अपने दस्ताने उठाए। दस्ताने बिल्कुल काले थे और उनके पो पर कांटे लगे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कंगन को जमीन पर पटक दिया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। कमरे की उच्च गुणवत्ता वाली धातु चरमराने लगी और फर्श हिलने लगा। वेरियन उस शापित चीज को जमीन पर घूंसे मारता रहा। उसने उसे बुरा भला कहा। यह एक विरासत थी जिसे वरदान माना जाता था, लेकिन यह अभिशाप निकला। क्या होगा अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया? उसके शब्द उसके कानों में ऐसे गूंजते रहे जैसे कल की ही बात हो। काले रंग के दस्ताने उच्च धातु मिश्र धातु से बने थे और एक जानवर को उच्च सहन शक्ति का दावा करता था। ये वेरियन के लिए सबसे अच्छा सितारा खजाना था। पिछले वर्ष वे सभी झगड़ों में बच गए, लेकिन अब उनमें दरार पड़ने लगी है। सबसे पहले कांटे टूट गए, फिर वे उंगलियों तक फैल गए और अंत में जानवर के केंद्र वाले हथेली वाले क्षेत्र तक पहुंच गए। क्रैक! दस्ताने टुकड़े टुकड़े हो गए। जानवर का कोर कंगन से टकराकर चूर्ण में बदल गया। वेरियन ने होश संभाला और लाल आंखों से कंगन की ओर देखा। वह पहले की तरह ही सुंदर था, बिना किसी खरोंच के। अपनी भड़ास निकालना अच्छा है। अब बात करते हैं। कंगन एक बार फिर चमक उठा और मानो यह चमत्कार हो, उसके दस्ताने के टुकड़े, फर्श पर पड़ी दरारें सब अपने आप ठीक हो गईं। वेरियन की आंखों के सामने वह गॉन्टलेट था जिसे उसने अभी अभी नष्ट किया था, बिल्कुल सही सलामत। फर्श पर दरारें गायब हो गईं और टाइलें सामान्य हो गईं। वेरियन ने अपनी सांस रोक ली। उसने दस्ताने को छुआ और जानवर के कोर को महसूस किया जो अभी अभी पाउडर में बदल गया था। हैरान होना तो कम ही था। टेलीकाइनेटिक्स भी वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह चीजों को जोड़कर टूटी हुई वस्तु को नहीं जोड़ सकता। समय जागृत करने वाले लोग अपने लिए या दूसरों के लिए समय के प्रवाह को बदल सकते हैं, लेकिन समय को पीछे मोड़ने जैसी कोई चीज नहीं है। दोनों में से कोई भी नष्ट हुए पशु कोर को वापस नहीं ला सकता। ऐसा नहीं था कि संघ में और अधिक शक्तिशाली चीजें नहीं थीं। ऐसे संप्रभु थे जो शक्ति के प्रतीक थे और आसानी से लाखों लोगों को मार सकते थे। लेकिन इस तरह की किसी घटना ने वेरियन के बुनियादी विश्व दृष्टिकोण को तोड़ दिया था। यह इमारत से कूदने और गिरने के बजाय उड़ने जैसा था। वेरियन एक बार सुनने के लिए फर्श पर बैठ गया। उसने न तो माफ किया था और न ही भूला था, लेकिन अगर वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो उसे जो कहना था उसे सुनना सबसे अच्छा विचार होगा। सच कहा जाए तो यदि आप मेरे हस्तक्षेप के बिना भी जागे होते, तो भी आपके मूल ग्रेड के आधार पर आप बॉडी पार्ट में 16 पर जागे होते।
आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद संसाधनों और उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण जब आपकी मां पर हमला होगा तब आप लेवल 1 पर ही रहेंगे। आप उसे किसी भी हालत में नहीं बचा पाएंगे। बकवास। अगर मैं लेवल 1 होता तो मैं कम से कम तब तक इसे रोक सकता था जब तक वह भाग न जाए या कोई हमें बचा न ले। हो सकता है कि आपके पास अजीबोगरीब शक्तियां हों, लेकिन मैं आपकी बकवास पर यकीन नहीं करूंगा। वेरियन खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। वास्तव में अगर आप लेवल 2 भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी मर जाती, आप फिर भी जीवित रहते, सिस्टम ने टिप्पणी की। वेरियन ने गुस्से में कंगन पकड़ लिया और फुसफुसाया, क्या मतलब है तुम्हारा? वह फिर भी क्यों मरेगी? मुझे क्यों जीने दिया जाएगा? क्यों? इसे स्वयं खोजें। तुम। वेरियन ने लगभग कंगन को फिर से तोड़ दिया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। तुमने पहले अजीब संदेश भेजा था, है ना? उसके आखिरी पल। वास्तव में सिस्टम समतुल्य विनिमय के सिद्धांत का पालन करता है। समतुल्यता हमारी धारणाओं में तय होती है। आपके लिए 18 साल तक न जाग पाना एक बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन आपको जो दिया गया है वह सत्य है जिसे आप अन्यथा कभी नहीं जान पाते। वास्तव में अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरी सच्चाई जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना उचित है। वेरियन जवाब देना चाहता था, लेकिन इस समय उसे लगा कि यह बेकार है। वह उसकी मौत के पीछे की सच्चाई नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि वह क्यों मरेगी, भले ही सिस्टम ने उसे जागृत होने से रोका हो। वह नहीं जानता था कि सिया कौन थी। वह नहीं जानता था कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए क्यों कहा। लेकिन वह एक बात जानता था, शुरुआत कहाँ से करनी है। उसे बस पुष्टि की जरूरत थी। अरे सिस्टम, मैं पहले से ही 18 साल का हूँ। क्या मैं कालकोठरी में प्रवेश करके और जादुई जानवरों से लड़कर जाग सकता हूँ? उसने अपनी हिम्मत को संभाला और उस उत्तर की प्रतीक्षा की जो उसके जीवन की दिशा तय करेगा। एक सुखद आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। सिया को बचाओ। वेरियन को उसके अंतिम शब्द याद आ गए और वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह 1 साल से बचता रहा था। जागो। उसने कंगन उठाया और अपनी बाईं कलाई पर पहन लिया। वह उसके शरीर में समा गया। वेरियन ने अपना संकल्प दृढ़ किया और अपना संचार खोल दिया। एक होलोग्राफिक 3D डिस्प्ले खुला और वेरियन को एडवेंचर टीम का संपर्क मिला जिसकी सिफारिश हॉल मास्टर गैरेथ ने की थी। उन्होंने उनसे संपर्क किया और समय और स्थान तय किया। कल वह जाग जाएगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्यपथ प्रणाली। वजन डेंगोन 01:33। ट्रोविद। अध्याय 4 वजन कालकोठरी। वेरियन पल शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, जो निम्न स्तर की कालकोठरी वजन के प्रवेश द्वार का स्थान था। जादुई जानवरों की ताकत के आधार पर कालकोठरियों को निम्न, मध्यम और उच्च के रूप में वर्गीकृत किया गया था। डेंगोन का पूरा नाम डेंगोन डायमेंशंस था। वे पूरी तरह से एक अलग दुनिया थे। पहली कालकोठरी 300 यब में दिखाई दी। वे निम्न स्तर की कालकोठरी थीं। मानवता ने उनका उपयोग उस युग में आगे बढ़ने के लिए किया जिसे बाद में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया, जो 400 यब तक चला। प्रत्येक कालकोठरी में एक द्वार था जो प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता था। वजन डेंगोन का गेट क्रिस्टल धातु से बना था और उस पर उस डेंगोन के जादुई जानवरों के शिलालेख थे जिससे ये जुड़ा हुआ था। गेट का प्रवेश द्वार एक नर्म रोशनी से ढका हुआ था। गेट की रखवाली गृह रक्षकों की एक बटालियन करती थी जो उन्नत पहचान तकनीकों का इस्तेमाल करती थी। एक कालकोठरी में कई निकास होते थे लेकिन एक ही प्रवेश द्वार होता था। इससे सभी कालकोठरियों में आने जाने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित होती थी। 4-5 और अधिकतम 10-20 सदस्यों वाली साहसिक टीमों ने प्रवेश शुल्क का भुगतान किया और गेट से होते हुए कालकोठरी में प्रवेश किया। वेरियन ने बताया कि ज्यादातर लोग जागृति लाने वाले थे। कुछ अजागृत लोग डेंगोन में वास्तविक युद्ध के माध्यम से जागृत हुए थे, लेकिन उनमें से सबसे बूढ़ा भी अभी 16 साल का नहीं हुआ था। 97% मनुष्य स्वाभाविक रूप से जागते हैं। 2.9% डेंगोन युद्ध के बाद जागते हैं। कोई अनुभवजन्य सबूत नहीं था, लेकिन आम सहमति ये थी कि ये 2.9% कचरा प्रतिभाएं थीं। बदकिस्मत 0.1% कभी नहीं जागते। शुक्र है कि पर्याप्त कौशल के साथ वे अभी भी खुद की रक्षा कर सकते थे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति सबसे निचले स्तर पर थी। चूंकि अधिकांश आबादी स्वाभाविक रूप से जागृत थी तथा 2.9% के विरुद्ध पूर्वाग्रह था, इसलिए सरकार और एडवेंचरर्स गिल्ड ने इन एडवेंचरर्स की ओर से अंधेरे तहखाने में उनकी सुरक्षा के लिए भारी रकम वसूल कर उनकी लूट पर आंखें मूंद लीं।
मैं हमेशा से ही कालकोठरी में प्रवेश करके जागना चाहता था। मुझे लगा कि मैं उत्साहित और खुश हो जाऊंगा। मैं केवल पहले भाग के बारे में ही सही था। वेरियन अपनी होवर बाइक से उतरा और बाइक पार्क में जाकर खड़ी हो गई। गहरी सांस लेते हुए उसने काले रंग के दस्ताने पहने और भीड़ को देखा। माँ, मैं आज जाग जाऊंगा और अकादमी में शामिल हो जाऊंगा। बस आप देखिए, मैं पापा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लगभग 14 साल का एक लड़का अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराया और शेखी बघारी। वेरियन के विपरीत, जिसके पास सिर्फ एक जोड़ी दस्ताने थे, लड़का पूरी तरह से हथियारों से लैस था। सिर पर एक सुरक्षा कवच, शरीर पर कवच, एक तलवार और ढाल। ओह, और चमचमाते जूते भी। वे सभी निम्न सितारा खजाने थे। स्टार ट्रेजर्स विशेष धातुओं से बने उपकरण थे, जो आभा की सावधानीपूर्वक बुनाई और जानवरों के कोर का उपयोग करके बनाए गए थे। अग्नि पशु कोर के परिणामस्वरूप अग्नि से संबंधित खजाना प्राप्त होगा, तथा अंतरिक्ष पशु कोर के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष से संबंधित खजाना प्राप्त होगा। धातु की आभा की चालकता खजाने की सुरक्षा और लचीलेपन को निर्धारित करेगी। वेरियन की गॉन्टलेट जोड़ी एक कम ट्रेजर थी और इसमें एक जानवर के शरीर का कोर था। इसने गॉन्टलेट्स को अधिक सुरक्षा प्रदान की। वेरियन ने लड़के को भारी सुरक्षा के बीच गेट के अंदर जाते देखा और आह भरी। उसे ईर्ष्या तो हुई, खजानों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे इस तरह विदा करने वाला कोई नहीं था। या तो उसने सोचा, वेरियन। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर वेरियन चौंक गया और उसने मुड़कर देखा कि एक जोड़ा उसकी ओर हाथ हिला रहा था। युवक और युवती की उम्र करीब 18 साल लग रही थी। उनके पीछे 5 साहसी लोगों का एक समूह था। वे उसके पास पहुंचे और युवक काइल ने बड़ी मुस्कान के साथ गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। वेरियन ने अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसके चेहरे का कठोर भाव नहीं हटा। गैरेथ ने तुम्हें बताया? बेशक, माया नाम की लड़की ने सिर हिलाया। गैरेथ दरअसल माया का पारिवारिक मित्र था, जो काइल की गर्लफ्रेंड थी। इसलिए अगर उन्हें पता था तो यह अजीब नहीं था, लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि क्या तुम इतने खुश हो कि मुझे आते देखकर तुम बोल नहीं सकते? काइल अपने अजीब गले लगने वाले पल को भूल गया और वेरियन की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम चाहते होगे कि कोई तुम्हें कालकोठरी में भेज दे क्योंकि यह तुम्हारा पहला मौका है। माया ऐसा करना चाहती थी, लेकिन हम कौन हैं? सबसे अच्छे दोस्त। हम हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। मैं तुम्हारे पहले कालकोठरी साहसिक कार्य में तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा। काइल ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाए और अपनी योजना बताई। उसका दुबला शरीर ऐसा लग रहा था मानो हवा से उड़ जाएगा, लेकिन वह मजबूती से खड़ा रहा। माया ने काइल के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को प्यार से देखा। रोमांच मुस्कुराया। वेरियन ने अपना चेहरा थपथपाया। वह अकेले ही अंदर जाना चाहता था। ये बहुत अजीब था। काइल लेवल 1 स्पेस अप्रेंटिस था। माया लेवल 1 माइंड अवेक न थी। लेवल 1 के लिए डेंगॉन में प्रवेश करना ठीक रहेगा जब तक कि वे इन जोन में कदम न रखें। समस्या यह थी कि काइल और माया दोनों ही गैर लड़ाकू थे। अगर मैं एडवेंचर टीम को मना भी कर दूं तो भी वे हमारा पीछा करेंगे। उफ, तुम लोग। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसका एक हिस्सा खुश था कि उसके पास ये दोस्त थे। वेरियन एडवेंचर टीम के कप्तान आथ के पास गया। उसने कल उनकी प्रोफाइल चेक की थी। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के साथ आने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वेरियन और आथ ने हाथ मिलाया। ठीक है, श्री गैरेथ ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है। आथ ने सहज मुस्कान बिखेरी। वह एक तगड़ा आदमी था और लगभग 2 मीटर लंबा था, लेकिन किसी तरह वह डराने वाला नहीं दिखने में कामयाब रहा। वे पंक्ति में खड़े हो गए और गार्डों की सुरक्षा जांच के बाद वेरियन डेंगॉन गेट से गुजरा। जैसे ही वह अंदर गया, वेरियन थोड़ा लड़खड़ाया। उसके शरीर में क्षणिक कमजोरी आई, लेकिन जल्द ही वह ठीक हो गया। वेरियन को पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कालकोठरी में आभा पृथ्वी की तुलना में अधिक थी, इसलिए उसके शरीर को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। असुविधा इसका सीधा परिणाम थी। तुम मेरी सोच से कहीं बेहतर हो। मिस्टर गैरेथ झूठ नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि तुम खास हो। आथ ने पीछे मुड़कर देखा और अंगूठा दिखाया। जब तक कोई व्यक्ति जागृत न हो, एक सामान्य मनुष्य को आभा सांद्रता में परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने में कम से कम कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन वेरियन 1 दर्जन सेकंड में ठीक हो गया। आथ यह महसूस करने में सक्षम था कि कैसे वेरियन का शरीर आभा के साथ खुद को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से समायोजित करता है। आभा हर चीज की नींव थी। अगर जागृतिकर्ता अपने पथ पर चलने वाले थे, तो आभा उनका ईंधन है।
इसलिए हर जागृतिकर्ता आभा में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील था। वेरियन ने आथा की प्रशंसा सुनकर कंधे उचका दिए और उस अजीब दुनिया को देखने लगा जिसमें वह प्रवेश कर गया था। कालकोठरी, जागृति का उसका अंतिम अवसर। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। एबिसल्स 01:37 ट्रोविद। अध्याय 5। अथाह। वजन डंगोन बहुत चमकीला था, लेकिन आसमान में सूरज नहीं था। मिट्टी लाल थी और हर जगह नीली घास उगती थी। इसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र था। वे घास के बीच से कुछ दूर चले थे कि तभी वेरियन ने 2 राक्षस खरगोशों को घास चरते हुए देखा। दानव खरगोश लेवल 1 मैजिक बीस्ट थे। वे 1.5 मीटर लंबे थे, नीले फर वाले थे और उनमें काफी मांसपेशियां थीं। वेरियन बिना हड्डी तोड़े 3 से ज्यादा किक नहीं झेल पाता था। टीम के 2 सदस्य चुपके से इधर उधर घूमे और किसी अन्य जानवर की जांच की। वेरियन मुश्किल से उनकी हरकतों का पता लगा पाया। वे उससे कहीं ज्यादा तेज थे और वेरियन को उनके प्रोफाइल से पता था कि वे कम से कम लेवल 2 के थे। राक्षस खरगोशों को यह एहसास नहीं था कि उनकी मृत्यु तय हो चुकी है। आथ ने एक राक्षस खरगोश को मारने की पेशकश की। वेरियन ने मना कर दिया और धीरे धीरे राक्षस खरगोशों के पीछे चला गया। वह अपने शरीर में स्पंदनशील आभा को महसूस कर सकता था। उसे अंदर की गहराई में किसी खास चीज के करीब होने का एहसास हुआ। बिना किसी देरी के वह खरगोशों पर झपटा। उसका दस्ताने चमक उठा और उसकी मुठ्ठियां खरगोशों की गर्दन पर तान दी। क्लिक करें। वेरियन के मुक्के से एक राक्षस खरगोश की गर्दन कुचल गई। राक्षस खरगोशों के पास सबसे कमजोर बचाव था और उनका सामना करने की सबसे अच्छी रणनीति पहले हमला करना था। धमाका। वेरियन ने जल्दी से नीचे लुढ़ककर उस राक्षस खरगोश के हमले को टाल दिया जिसने उसके पिछले हमले को चकमा दिया था। उसे नहीं पता था कि उसने उसके छिपे हुए हमले को कैसे टाल दिया, या तो किस्मत से या फिर समझ से, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। उसे सीधे उससे लड़ना था। राक्षस खरगोश ने उस पर छलांग लगाई और वेरियन ने एक साइड स्टेप से उसे चकमा दे दिया। हालांकि उनका बचाव कमजोर था, लेकिन उन्होंने अपनी गति से इसकी भरपाई कर ली। वेरियन केवल अपने अनुभव पर ही भरोसा कर सकता था और हमले के आने से पहले ही उसे चकमा देने के लिए सबसे तेज गति से आगे बढ़ सकता था। बूम! खरगोश फिर से उस पर झपटा और अपने तीखे दांतों से उसे फाड़ डालने की धमकी देने लगा। वेरियन ने बाईं ओर मुड़कर उसकी पीठ पर मुक्का मारा, जिससे वह घायल हो गया। उसे कोई और मौका दिए बिना उसने उसकी गर्दन कुचल दी। सबसे अधिक गति से चलने से उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था और वेरियन को बहुत अधिक पसीना आ रहा था। सचमुच, आथ ने आश्चर्य से दृश्य देखा। ऑपरेशन भले ही आसान लग रहा था, लेकिन एक भी गलती वेरियन की जान ले सकती थी। हालांकि ऐसी नौबत आने पर आथ उसे बचा लेता, लेकिन वेरियन ने सब कुछ खुद ही संभाल लिया। शुरुआत में एक राक्षस खरगोश को मारना सबसे अच्छा निर्णय था, अन्यथा उसे 2 के साथ रहना पड़ता। फिर अगर वह एक भी हमले से बचने में विफल रहा, तो वह एक असुविधाजनक स्थिति में आ जाएगा और वह खत्म हो जाएगा। इसलिए वेरियन के पास गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसा कि मेरे दोस्त से उम्मीद थी, आपकी लड़ाई मुझे सम्मान देती है। काइल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तुम्हारी पहली कालकोठरी लड़ाई, मैं खुश हूँ, माया ने खुशी जताई। वेरियन ने उनकी जय जयकार को नजरअंदाज किया और दानव खरगोशों को चीर दिया। उनके पेट के अंदर 2 संगमरमर के आकार के कोर थे। उसने उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय में इकट्ठा किया, एक छोटा खजाना जिसमें भंडारण के लिए एक अलग जगह थी। अरे सिस्टम, क्या तुम मर गए हो? क्या तुम्हें मेरी प्रगति नहीं दिखानी चाहिए या मेरी पहली हत्या के लिए इनाम नहीं देना चाहिए? वेरियन ने पूछा। चूंकि संचार टेलीपैथिक था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह कोई खेल नहीं है, लेकिन प्रगति के बारे में आप सही कह रहे हैं। हालांकि अभी तक आपने 1 इंच भी प्रगति नहीं की है, इसलिए परेशान न हो। जब बदलाव होगा तो मैं प्रगति प्रदर्शित करूंगा। वेरियन का चेहरा तमतमा उठा और उसने उन उपन्यास लेखकों को कोसा जो हर पहली हत्या के लिए पुरस्कार रखते हैं। वे और भी गहराई में चले गए और जैसे जैसे राक्षस खरगोश अधिक शक्तिशाली होते गए, वेरियन को भयंकर युद्धों का सामना करना पड़ा। कुछ मामूली चोटों को छोड़कर वह पूरी तरह सुरक्षित था और शीर्ष पर था। उन्होंने यात्राओं के बीच में आराम किया और जल्द ही आधा दिन बीत गया। घटने के बजाय वेरियन की दक्षता में वृद्धि ही हुई। आथ की टीम आश्चर्यचकित और उत्सुक दोनों थी। वे और भी गहराई में चले गए और राक्षस खरगोश और भी शक्तिशाली हो गए। 10वें राक्षस खरगोश को खत्म करने के बाद
वेरियन ने उसका कोर संग्रहित किया जब उसकी नज़र भटक गई और उसने काइल के कांपते हाथों को देखा। डर गए, उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा, जिससे सभी की निगाहें काइल की ओर चली गईं। ओ बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या हम बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं? हम 1 घंटे में इनर एरिया तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा अगर हमें लेवल 2 या लेवल 3 के जानवरों का सामना करना पड़ा? काइल ने बहादुरी से पेश आने की कोशिश की। एक काल कोठरी में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र और मुख्य क्षेत्र। गहरे क्षेत्रों के जादुई जानवर आमतौर पर बाहर नहीं निकलते, लेकिन कभी-कभी वे बाहर निकल जाते हैं। यही कारण था कि उसकी मां ने उसे कभी भी कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, भले ही वह खुद एक जागृति करता थी। यहाँ तक कि अगर वह स्तर 2 का सामना करती तो भी वह जीवित नहीं रह सकती थी। हालांकि वेरियन चिंतित नहीं था। कोर एरिया के जादुई जानवर भी केवल लेवल 3 के थे, आथ के समान, और टीम में 3 लेवल 2 थे। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है, काइल? आथ ने हंसते हुए कहा और लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई। उससे आने वाली आंधी 1 दर्जन मीटर तक फैल गई और सामने खड़े कुछ राक्षस खरगोशों को 2 टुकड़ों में काट डाला। नहीं, मैं बस क्रॉस टनलिंग के बारे में चिंतित हूँ, काइल ने बात की और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया। क्रॉस टनलिंग एक दुर्लभ घटना थी जब 2 जुड़े हुए स्थानों के जीवों को एक दूसरे के बीच ले जाया जाता था। इसका मतलब था कि मिड डेंगॉन से एक जादुई जानवर लो डेंगॉन में दिखाई दे सकता था। लेकिन समस्या ये थी, संभावना 1 ट्रिलियन में 1 है। काइल, इतना चिंतित मत हो, माया ने उसका कंधा थपथपाया। समूह आगे बढ़ता रहा। हालांकि वेरियन को क्रॉस टनलिंग शब्द से चिढ़ थी। वह अपनी अच्छी किस्मत पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि हमेशा बुरी किस्मत पर भरोसा करता था। लेकिन शैडो ऑर्डर द्वारा एक अफवाह फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि क्रॉस टनलिंग एबिसल्स का एक उपकरण था। एबिसल्स भी क्रॉस टनल कर सकते थे और डेंगॉन में दिखाई दे सकते थे। उसने अपनी चिंताएं व्यक्त की। उस घटिया ऑर्डर पर भरोसा मत करो, भगवान के लिए वे आतंकवादी हैं, आथ ने जवाब दिया। हालांकि वेरियन ने देखा कि आथ की मुस्कान थोड़ी कठोर थी और उसमें सामान्य सहज रवैया का अभाव था। आग के बिना धुआं नहीं फैलता, लेकिन मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मेरी किस्मत इतनी खराब न हो कि मुझे ऐसी अवास्तविक चीज का सामना करना पड़े। वेरियन ने उम्मीद जताई। वह आगे बढ़ा और अगले ही क्षण सामने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमक उठी। आकाश से प्रकाश का एक स्तंभ उतरा और प्रकाश के मंद होते ही वेरियन ने उसे देखने में सफलता प्राप्त कर ली। जहां रोशनी चमक रही थी, वहां 10 मानवरूपी प्राणी खड़े थे। वे 7 फीट लंबे थे और उनकी त्वचा भूरी थी। अथाह, वेरियन को लगा कि एक क्षण के लिए दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसे हवा के एक झोंके ने दूर फेंक दिया। धमाका! आथ ने जल्दी ही 4 एबिसल्स का सामना किया और उनके साथियों ने 2-2 का। स्थिति आशावादी नहीं थी। भागो! आथ चिल्लाया और एबिसल के भाले को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई। उनके संपर्क से उत्पन्न आघात तरंगों ने भयंकर हवाएं पैदा की और जमीन को और भी तोड़ दिया। काइल, लानत है, चलो! वेरियन, काइल और माया के साथ बाहर की ओर भागा। एक सिस्टम रिमाइंडर उसकी रेटिना पर चमक उठा, जिसे केवल वही देख सकता था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। प्रथम अथाह युद्ध 0:03 ट्रुविड। अध्याय 6 प्रथम अथाह युद्ध। लेवल 0। सचमुच, वेरियन ने भागते हुए सोचा। वे निकास द्वार से बहुत दूर थे और यह एक कठिन यात्रा होगी। मैंने तुमसे कहा था कि हम बहुत गहराई में जा रहे हैं। काइल ने हौंकते हुए उसके बगल में दौड़ लगाई। माया अपने स्टार ट्रेजर बूट्स की वजह से उससे बेहतर थी। उन्होंने उसे माइंड अवेक न होने के बावजूद वेरियन के साथ बने रहने के लिए बढ़ावा दिया। कौवे का मुंह, माया ने फुफकारते हुए कहा। वेरियन ने पीछे देखा और देखा कि आथ की टीम सभी एबिसल्स से लड़ाई कर रही है। कोई भी एबिसल्स उनका पीछा नहीं करेगा, लेकिन वेरियन को बेचैनी का एहसास हुआ। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी होने से पहले हम बाहर निकल सकेंगे। उसने सांस ली और देखा कि काइल फिर से कुछ बात करने वाला था। काइल, चुप हो जाओ और भागो। वेरियन ने बढ़ती बेचैनी से निपटने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। वे युद्ध स्थल से काफी दूर चले गए थे और अब आथ की टीम मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। माया और काइल दोनों अपनी छाती थपथपाने के लिए रुके। वेरियन को उनके लिए रुकना पड़ा। एबिसल्स क्यों? माया ने कराहते हुए कहा। क्या होगा अगर कोई बच निकले? काइल ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या वे ठीक होंगे? उसने युद्ध के मैदान की ओर देखा। हम मदद नहीं कर सकते।
और हम सुरक्षित नहीं हैं। जब तक हम बाहर न निकल जाएं, तब तक दौड़ते रहो। वेरियन ने डांटा और दौड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें तो नहीं लगता कि वे हमें पकड़ पाएंगे, है न? काइल ने अपनी छाती पकड़ ली और छोटी छोटी सांसें लीं। पीछे, वेरियन ने काइल पर चिल्लाया। बूम! काइल ने आखिरी क्षण में टेलीपोर्ट किया। माया एबिसल को अचानक से उभरते हुए देखकर डर गई। हालांकि वेरियन ने एबिसल का अवलोकन किया। इसकी मानवीय शारीरिक विशेषताओं से पता चलता है कि यह एक नर है। वह लाल रंग की लड़ाकू पोशाक पहने हुए था और उसका बायां हाथ फटा हुआ था और उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी ठोड़ी पर एक टैटू था, एक लेवल 1 एबिसल। वह एक नए समूह से है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हम उससे आगे नहीं भाग सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। वेरियन ने दांत पीसते हुए अपने दस्ताने तोड़ दिए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। एबिसल से लड़ना किसी भी अन्य दुश्मन से लड़ने से बहुत अलग था। भले ही एबिसल एक हाथ से लड़ रहा था और खून बह रहा था, लेकिन इससे उन्हें थोड़े समय में कोई बढ़त नहीं मिलेगी। उन्हें जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म करनी थी, नहीं तो उन्हें कई एबिसल का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता। तुम सब मर जाओगे, अथाह तट ने मानव भाषा में कहा और इससे तीनों की आशंका और बढ़ गई। एबिसल्स जादुई जानवर नहीं थे। वे मनुष्यों के बराबर बुद्धिमान और जागृति करने वालों से अधिक शक्तिशाली जाति थे। वे कहीं से भी प्रकट हुए और 400 साल पहले मनुष्यों पर हमला किया और मनुष्यों को लगभग हरा दिया। अगर खंडहर और स्वर्ग की इच्छा न होती तो मानवता नष्ट हो जाती। एबिसल्स मानवता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर एक एबिसल, चाहे वह पुरुष हो या महिला, एक योद्धा था। इसे मुझ पर छोड़ दो। माया ने अपनी स्पेस रिंग क्लिक की और अगले ही पल उसके हाथ में एक नारंगी रंग की बंदूक आई और उसने एबिसल पर गोली चला दी। एबिसल पर फायरबॉल दागा गया, जिसे उसने आसानी से चकमा दे दिया। ये बंदूक एक खजाना हथियार थी जिसमें लेवल 1 फायर मैजिक बीस्ट की पूरी शक्ति थी। हालांकि माया खुद अपनी अनुभवहीनता के कारण इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। हाँ, पिटिफू! एबिसल हंसा और अगले ही पल वह अचानक कूद पड़ा, मुश्किल से अपनी जांघों पर लगी लात से बच पाया। वेरियन किक चूकने के बाद जमीन पर लौट गया और जवाबी किक से बच निकला। बूम! लात के जोर से लाल मिट्टी हवा में उछल गई। मरो! काइल एबिसल के पीछे भागा और अपनी बर्फ की तलवार एबिसल की पीठ में घुसाने में कामयाब रहा। हालांकि इससे पहले कि वह और आगे बढ़ पाता, एबिसल ने काइल पर मुक्का मारा, जो एक बार फिर टेलीपोर्ट करके ही बच सकता था। हालांकि बर्फ ने एबिसल को कुछ पल के लिए जमने पर मजबूर कर दिया। हुश! माया का आग का गोला लगभग एबिसल के चेहरे पर लगा, इससे पहले कि वह पलटा और अपनी पीठ से उसे रोक दिया। आग का गोला उसके कंधों से टकराया और एबिसल की वर्दी जल गई। आग ने उसकी भूरी त्वचा को झुलसा दिया और वह दर्द से कराह उठा। लानत है तुझ पर छोटी सी! उसने बर्फ की तलवार निकाली और माया पर घुमाने की कोशिश की। ये काम नहीं आया। स्टेट्राइजर को किसी व्यक्ति से बांधना पड़ता था और यह केवल उन्हीं के लिए काम करता था। दूसरों के लिए ये केवल धातु का एक टुकड़ा था। नौसिखिए की गलती। वेरियन एबिसल के पैरों के नीचे आया और इस बार उसकी कमर पर लात मारने में सफल रहा। उफ! एबिसल गिर पड़ा और वेरियन ने काइल की तलवार की तीक्ष्णता का उपयोग करके एबिसल का सिर काट दिया। हम भाग्यशाली हैं कि वह घायल है। वेरियन ने राहत की सांस ली और अपने दोस्तों की ओर देखा। माया ठीक थी क्योंकि वह लंबी दूरी से लड़ रही थी और काइल कहाँ था? मैं यहाँ हूँ। वेरियन ने मुड़कर देखा तो काइल राक्षस खरगोशों के एक बिल में चला गया था। मुझे बाहर खींचो! वेरियन और माया दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे बाहर खींच लिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप टेलीपोर्टेशन द्वारा खुद को मारने में कामयाब हो जाते हैं, वेरियन ने गंभीर स्वर में कहा और उसे अपनी तलवार सौंप दी। मैं भी बाकी लोगों की तरह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? काइल ने आह भरी और तलवार उठाई। अपने मालिक को पहचानते ही तलवार में नीला रंग आ गया। चाहे सबको ये पसंद हो या न हो, ट्रेड यूनियन ने खजाने को बांधना अनिवार्य कर दिया। चूंकि स्टार ट्रेजर्स पर उनका एकाधिकार था, इसलिए उन्होंने शर्तें तय की। इसका अर्थ ये था कि कोई व्यक्ति न तो खजाने को उधार ले सकता था और न ही चुरा सकता था, जब तक कि मूल मालिक की मृत्यु न हो जाए या वह उसे छोड़ न दे। उनके शब्दों में, ये चोरी रहित समाज और व्यक्तिगत संपत्ति के सम्मान की प्राप्ति की दिशा में एक कदम था। हमने चोरी करने की प्रेरणा को समाप्त कर दिया। ट्रेड यूनियन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने सभी चोरियां बंद कर दी।
केवल हत्याएं ही होती थीं। इस तथ्य पर ध्यान न दें कि हत्याओं में 50% की भारी वृद्धि हुई है। धन्यवाद ट्रेड यूनियन। चलो चलें, ये चीज नए समूह से है, यह आखिरी नहीं होगा। वेरियन ने उनसे आग्रह किया और वे सभी तेजी से बाहर की ओर दौड़ने लगे। वे अब प्रवेश द्वार से कुछ ही किलोमीटर दूर थे। वास्तव में एक काल कोठरी को उसके किनारे पर पहुंचने के बाद ही छोड़ा जा सकता है। वे हमेशा प्रवेश द्वार पर बने गेट से ही दिखाई देते थे। मैं बाहर निकलने के बाद आप लोगों से माफी मांगूंगा, लेकिन अभी चलते रहो, वेरियन ने आग्रह किया और गति बढ़ा दी। उसने खुद को उनकी जान जोखिम में डालने के लिए दोषी ठहराया। माया उसके ठीक पीछे थी और काइल ने बड़ी मुश्किल से उनका पीछा किया। उन्होंने वेरियन को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वे जानते थे कि वे उसे खुद को दोषी ठहराने से नहीं रोक सकते। मानव, एक तीखी आवाज ने उन्हें चौंका दिया और वेरियन को ये जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह क्या था। लगभग पहुंच ही गए। वेरियन को कालकोठरी का किनारा नजर आ रहा था। यह अभी भी दूर था, लेकिन वे इसे 10 मिनट में कवर कर सकते थे। पूरा परिदृश्य किनारे पर समाप्त हो गया और एक सफेद अवरोध कालकोठरी को ढकने वाली एक विशाल झिल्ली के रूप में काम कर रहा था। बाधा को छूकर वे पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। एबिसल्स पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ भी तो गार्ड इसका ध्यान रखेंगे। उन्हें आर्थ की मदद के लिए सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने की भी आवश्यकता थी। वेरियन को हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने पीछे देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एबिसल उससे कहीं ज्यादा तेजी से उनके पीछे आ रहा था जितना उसने सोचा था। वे बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे और उन्हें लड़ना होगा, लेकिन यह एबिसल पिछले वाले की तरह घायल नहीं था। काइल और माया दोनों शौकिया लड़ाके थे। वेरियन जागृत नहीं था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वे इसे नीचे ले जा सकें। मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ। वेरियन रुक गया और चिल्लाने ही वाला था। दोस्तों, जाओ। काइल पहले रुका और उनकी तरफ पीठ कर ली। सुदृढ़ीकरण को बुलाओ, मैं इसे कुछ मिनटों तक रोक सकता हूँ। वेरियन ने देखा कि काइल के हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे, लेकिन वह हिला नहीं और चिल्लाया। अब काइल लेवल 1 स्पेस अप्रेंटिस था, जबकि माया लेवल 1 माइंड अवेकनर थी। यहाँ सभी में से उसके बचने की सबसे अच्छी संभावना थी। लेकिन जब तक उन्हें सहायता मिली और वे अंदर गए, तब तक संभावना थी कि वह मर चुका होगा। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था, बस उसे परवाह नहीं थी। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें कम परेशान करने वाला मानूंगा। वेरियन दौड़कर काइल के पास गया और उसे माया पर फेंक दिया। मेरे पास एक खजाने की ढाल है और यह मुझे 10 मिनट तक सुरक्षित रख सकती है। चलो, उसने अंतरिक्ष की अंगूठी थपथपाते हुए चिल्लाया। उसके हाथ में एक छोटी ढाल आ गई और उसके चारों ओर एक दीवार बन गई। माया ने अपने होंठ काटे और उसकी ओर सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मत मरो। काइल और माया अपनी पूरी गति से बाहर की ओर दौड़े। अगले ही पल एबिसल वेरियन के सामने था। उसने वेरियन की ढाल की बाधा पर नजर डाली और हंस पड़ा। तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। मैं ट्रेड यूनियन के हर उत्पाद को जानता हूँ और उस पर मुक्का मारा। बाधा ने मुक्का रोकने में कोई मदद नहीं की। वेरियन ने मुक्का चकमा दिया और होशियार एबिसल को कोसने लगा। यह अवरोध नकली था। ये केवल एक प्रकाश प्रक्षेपण था। वह केवल अपने दोस्तों को मूर्ख बना सकता था, अपने दुश्मनों को नहीं। वेरियन ने उस लड़ाई के लिए तैयारी की जो उसके जीवन और मृत्यु का फैसला करेगी। एक साओ उपन्यास बिन उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली जीवन और मृत्यु लाइन पर 01:33 ट्रोविड अध्याय 7 जीवन और मृत्यु लाइन पर। वहां कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। आसपास कोई और इंसान नहीं था। हवा में धुआं देखकर पता चल रहा था कि आर्थ की टीम अभी भी लड़ रही थी। जब वे खुद ही बहुत व्यस्त थे, तो उनकी टीम की मदद एक विलासिता थी। कोई मदद नहीं आ रही है। हमारे दस्ते का नाइट आपके कप्तान को व्यस्त रख रहा है। हम जल्द ही आप में से हर एक को मार देंगे। हो सकता है कि आपने पहले ही घायल साथी को मार दिया हो, लेकिन अब हार मानने का समय आ गया है। खुद को खत्म कर लो और तुम बिना किसी दर्द के मर जाओगे। एबिसल ने वेरियन की आंखों में देखते हुए कहा। वेरियन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। एबिसल्स और इंसानों में सिर्फ एक दूसरे के प्रति दुश्मनी थी। अच्छी मौत जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल अंतहीन यातना, उसके बाद अंगभंग। बिना एक पल भी रुके वेरियन दौड़ पड़ा। अरे, रसातल ने शाप दिया और उसके पीछे चला गया। पलक झपकते ही दूरी कम हो गई और वेरियन एबिसल के मुंह से बचने के लिए दाईं ओर लुढ़क गया।
बूम! जमीन चटकने लगी और वेरियन पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा होकर विपरीत दिशा में भाग रहा था। अब वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कहाँ जाना है। उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले तय कर रहे थे। बूम, बूम, बूम! वेरियन लगातार चकमा देता रहा और उसे पता था कि उसने सही दांव लगाया है। एबिसल की गति धीमी हो गई और उसे खून की खांसी होने लगी। वह अंदरूनी रूप से घायल हो गया था। यही कारण था कि उसने उदारता का दिखावा किया और वेरियन को आत्महत्या करने का मौका दिया। वेरियन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह खुश नहीं था। वह थक। दिन में पहले से चल रही लगातार लड़ाइयाँ एक बात थी। एक हाथ वाले एबिसल के साथ लड़ाई ने पहले ही उसे थका दिया था और इस पीछा में वह केवल अपने पेट के सहारे जीवित रह रहा था। एक बार जब उसकी सहनशक्ति एक निश्चित सीमा तक गिर जाएगी तो वह बच नहीं पाएगा और फिर उसे पीछे से होने वाले हमलों को झेलना पड़ेगा। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उनके प्रतिद्वंद्वी को उनकी थोड़ी पर बने एकमात्र टैटू के कारण लेवल 1 माना जा रहा था। वे थके हुए भी थे, लेकिन वे कम से कम आधे घंटे तक टिके रहे। मैं उसे थका नहीं सकता। उसकी जन्मजात सहनशक्ति अधिक है और चोटों के बावजूद भी वह मुझसे बेहतर है। अगर मैं पहले थक गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इसलिए अब केवल एक ही रास्ता है। वेरियन ने एक और हमले को चकमा दिया और लाल मिट्टी पर फिसल गया। बूम! सही समय पर वार करते हुए वेरियन ने एबिसल की आंखों पर मुक्का मारा। उसके गॉन्टलेट्स के स्पाइक्स उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखों पर तान दिए। एबिसल ने बड़ी मुश्किल से उसे चकमा दिया और अपने बाएं हाथ से मुक्का वापस किया। वेरियन की बाईं मुट्ठी एबिसल की गर्दन से टकराए और उसकी दाहिनी मुट्ठी एबिसल की बाईं मुट्ठी से टकराए। दरार! वेरियन का दाहिना हाथ खून से लथपथ होकर पीछे की ओर खिसक गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वह संवेदना खो रहा था। दर्द भयानक था और वेरियन ने महसूस किया कि उसका शरीर प्रतिक्रिया में कांप रहा था। एबिसल ने खून बहने से रोकने के लिए उसकी गर्दन पकड़ी और डर और गुस्से से भरी निगाहों से वेरियन को देखा। भले ही उसकी मांसपेशियों की वजह से कट गले की नली को गहराई तक नहीं छू पाया था, लेकिन वह कट वाकई अपमानजनक था। वेरियन को लगा कि उसके प्रयास भी व्यर्थ होंगे। अगर वह थक गया तो वह मर जाएगा और वह सीधे मुकाबले में मर जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, वेरियन ने खुद से कहा और एबिसल के एक और घूंसे से बच निकला। युद्ध के कारण उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया था और यदि उसे जीवित रहना था तो उसे बाएं हाथ से काम चलाना पड़ता। लेकिन कैसे? मदद आने में कम से कम 1 दर्जन मिनट लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं 1 मिनट भी जीवित रह पाऊंगा। वेरियन ने साइड स्टेप किया और मुश्किल से एक लात से बच पाया। मलबा उसके पैर पर लगा और उसे चोट लग गई। अब तो उसकी चपलता भी प्रभावित हो गई थी। उसी समय उसकी रेटिना पर एक नीली स्क्रीन दिखाई दी, जिससे उसे आशा की किरण दिखाई दी। बॉडी पाथ लेवल 0 XP 15/30। चलो भी। वेरियन ने अपने दांत पीस लिए और अपना बायां हाथ घुमाया। एबिसल ने मुक्का वापस करना सुनिश्चित किया और वेरियन को पता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपने दाहिने कंधे से मुक्का रोक लिया। कच! उसके कंधे के जोड़ में दरार महसूस हुई और वेरियन का दाहिना आधा हिस्सा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। उसके दाहिने कंधे में सारी संवेदना खत्म हो गई, लेकिन उसकी बाईं मुट्ठी के कांटे पिछली बार की तरह उसी स्थान पर घुस गए और भी गहरे धंस गए। इस बार उसने अपनी कंठनली में छेद कर दिया। बॉडी पाथ लेवल 0 XP 61। एबिसल खून बहना बंद नहीं कर सका और उसकी सांस उखड़ने लगी। एक जागृतिकर्ता होने के कारण वह लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम था और यहाँ तक कि तेजी से ठीक भी हो सकता था, लेकिन वह अभी भी मर रहा था और उसे यह पता था। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोधित होकर वह बड़ी तेजी से वेरियन के सामने आया और उसकी छाती पर मुठ्ठियां तान दी। वेरियन के पास उसे रोकने का कोई समय नहीं था और वह केवल अपने बाएं हाथ का उपयोग करके एबिसल के हमले को अपने हृदय क्षेत्र पर हमला करने से रोक सकता था। दरार! वेरियन जमीन पर गिरकर उड़ गया। अब उसका बायां हाथ भी टूट गया था और वह युद्ध के लिए बेकार हो गया था। लेकिन ब्लॉक उसे पूरी तरह से नहीं बचा सका। उसकी पसलियां टूट गई थीं और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ ही मिनटों में बिना इलाज के उसकी मौत हो गई। टूटी हड्डियों, फटी मांसपेशियों और टपकते खून के बावजूद वेरियन फिर भी खड़ा हो गया। वह मरना नहीं चाहता था। उसे अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। तब तक उसे जिंदा रहना था। एबिसल वेरियन के सामने आया और उसके सीने पर घुटना मारा। वेरियन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और चकमा दिया। उसने ऊंची छलांग लगाई और एबिसल की गर्दन पर उसी जगह लात मारी जहां उसे चोट लगी थी। टक्कर लगने से उसके पैर की हड्डी भी टूट गई।
एबिसल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून बहने लगा। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेरियन के पहले हमले में उसकी स्वरयंत्र की रक्षा करने वाली मांसपेशियां कट गईं। उसके दूसरे हमले में उसे नुकसान पहुंचा और उसके अंतिम प्रहार से वह टूट गई। एबिसल के पास अधिक अनुभव हो सकता था, लेकिन वेरियन अधिक साहसी था और उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एबिसल को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैच इस तरह से बंद जाएगा, लेकिन जब उसने वेरियन की ओर देखा जो उसकी तरफ गिर पड़ा था, तो उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। कम से कम वह एक खतरनाक इंसान को मारने में कामयाब रहा, जो जागृत न होने के बावजूद लेवल 1 एबिसल को मार सकता था। अगर ऐसा इंसान कभी जागृत हो गया और मजबूत हो गया, तो वह एबिसल के लिए अंतहीन मुसीबतें लेकर आएगा। वेरियन को नहीं पता था कि एबिसल क्या सोच रहा था। मौत के दरवाजे पर उसके बचने की उम्मीद न तो आर्थ की टीम पर थी और न ही काइल के बचाव पर। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। जागृति 01:33। ट्रुविद। अध्याय 8 जागृति। आप आगे बढ़ गए हैं। वेरियन ने राहत की सांस ली। उसने मौत से लड़ाई की और वह सब कुछ करने की तैयारी की जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेवल 1 पर आगे बढ़ना और एक जागृतिकर्ता बनना। उसे उम्मीद थी कि जागृतिकर्ता बनने से किसी तरह उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अब वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि इसे उसकी मौत में देरी होगी जब तक कि उसे मदद नहीं मिल जाती। होस्ट में कोई आभा स्रोत नहीं मिला। क्या सिस्टम? हवा में आभा है, मिट्टी में आभा है, मेरे शरीर में आभा है, हर जगह आभा है। वेरियन लगभग पागल हो गया। मेजबान के शरीर से आभा लेना। रुको, नहीं, वेरियन ने कमजोरी से चिल्लाया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके रक्त, अंगों, हड्डियों में आभा के छोटे छोटे रेशे खींचे जा रहे हैं और पुनः वितरित हो रहे हैं। मरते हुए एबिसल को वेरियन के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वेरियन को लगा कि कोई बेड़ी टूट गई है और अगले ही पल हवा में आभा फैल गई और मिट्टी उसके शरीर में भर गई। उसकी त्वचा में से रिसते हुए, उसके रक्त में बहते हुए, उसकी हड्डियों को पार करते हुए और उसके अंगों के साथ मिलते हुए, वेरियन ने महसूस किया कि आभा ने उसके अंदर कुछ मौलिक परिवर्तन कर दिया है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें पुनर्जन्म जैसा महसूस हुआ। उसकी दृष्टि तेज हो गई और वह छोटी चीजों को भी साफ साफ देख सकता था और बड़ी दूरी की चीजों को भी देख सकता था। उसके स्वाद, गंध, स्पर्श और सुनने की क्षमता में अपरिवर्तनीय स्तर तक सुधार हुआ। उन्होंने ईश्वरीय पथ पर पहला कदम रखा। वेरियन को नहीं पता था कि उसकी ताकत और गति में किस तरह से बदलाव आया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अधिक तेज गति से पुनर्जीवित हो रहा है तथा सामान्य रूप से घाव और दर्द सहने की उसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन इससे केवल उनकी मृत्यु कुछ मिनटों के लिए टल गई। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, एक अजागृत के रूप में एक रसातल को मारना और जागकर अपनी मृत्यु में देरी करना। वेरियन गर्व से मुस्कुराया और अपने बगल में रसातल को देखा। वह अभी मरा नहीं था। उसका शरीर ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके दायरे से बाहर था। एबिसल को अभी भी संघर्ष करते हुए देखकर वेरियन टूटे हुए पैर और टूटे हुए हाथों के साथ रेंगते हुए उसके पास गया। एबिसल ने अपनी आंखें चौड़ी करके खून से लथपथ वेरियन को देखा जो उसके पास आ रहा था। उसकी नज़र में वेरियन खून से लथपथ सियोन जैसा था, जो उनका दुश्मन था और उसका पीछा कर रहा था। वेरियन ने मरते हुए एबिसल को देखकर मुस्कुराया, जिसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, और फुसफुसाया, तुम्हारे कारण मैं जागने में सक्षम था। इसके अलावा तुम्हारे कारण मैं मर सकता हूँ। इससे पहले कि एबिसल उसके इरादे को समझ पाता, वेरियन ने अपना सिर एबिसल की गर्दन पर पटक दिया, जिससे उसकी गर्दन पूरी तरह टूट गई। अपने लेवल 1 बॉडी फिजिक की बदौलत उसने उसका सिर नहीं तोड़ा। जागृतिपूर्ण सिस्टम ने संकेत दिया और वेरियन ने अपनी आंखें बंद होने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया। उसके दिल में अभी भी छेद था और यह जल्दी बंद होने वाला नहीं था। उसने सोचना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भारी हो गया और उसे नींद आने लगी। सिया, उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए क्यों कहा? क्या तुम खतरे में हो? क्या होगा अगर मैं सचमुच यहीं मर जाऊं? अगर मैंने 1 साल पहले ही जागरूक होना छोड़कर कालकोठरी में प्रवेश नहीं किया होता, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो क्या यह मेरी अपनी करतूत है? मुझे उम्मीद थी कि कोई भी मेरे जैसे पिता को नहीं खोएगा, इसलिए मैं वह नायक बनना चाहता था जिसे उद्धारकर्ता की उपाधि मिले और जो एबिसल्स के साथ युद्ध को समाप्त करे। लेकिन सिया, तुम कौन हो?
वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहा और आखिरकार वह शांत नहीं रह सका। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे उसने कुछ सुना है। वेरियन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे गहरे कोने में फंस गया हो। सील बंद, कभी वापस नहीं आने वाला। क्या यह नरक है? उसने सोचा। क्या मदद पहुंचने से पहले ही मैं मर गया था? एक पल के लिए वेरियन को उदासी महसूस हुई और उसे लगा कि उसने अपना जीवन ठीक से नहीं जिया। वेरियन, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंकाया और वह कांपते हुए पीछे मुड़ा। उसने उसे देखा। आसमान जैसे नीले बाल और दयालुता से चमकती लाल आंखें। अमांडा उसके सामने खड़ी हो गई और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। माँ को गले लगाओ। वेरियन ने अपना आपा खो दिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके गाल गीले हो गए। अपनी गीली आंखों से उसने उसे देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूँ माँ, गले नहीं मिलूंगा। एक युवा आवाज सुनाई दी जिसने वेरियन को चौंका दिया। जैसे ही वह एक तरफ मुड़ा, वेरियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद का एक छोटा संस्करण देखा। 11 वर्षीय वेरियन। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास दिव्य पथ प्रणाली। सपना 01:33। ट्रुविद। अध्याय 9। सपना। वैसे भी हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं अपना अभ्यास जारी रखना चाहता हूँ। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। युवा वेरियन ने खेल के मैदान में खेल रहे बच्चों की ओर तिरस्कार से देखा और झुंझलाहट में अमांडा से पूछा, तुम छोटे? मैं। वेरियन ने अपने व्यवहार के लिए अपने छोटे रूप को कोसा। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह वास्तव में प्रशिक्षण के प्रति जुनूनी था। उसने कुछ समय के लिए सभी सामाजिक जीवन त्याग दिया और उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अपनी किशोरावस्था में वह उतना असामाजिक नहीं था। लेकिन मुझे इस जगह पर आना याद नहीं है। क्या मैं भूल गया क्योंकि मैं छोटा था? वेरियन ने अनाथालय की तख्ती और बच्चों की देखभाल करने वाले रोबोट को देखा। बच्चे यह गेम खेलकर बहुत खुश थे। यह ओल्ड अर्थ पर खेले जाने वाले गेम जैसा था, जिसमें आप अपने डिवाइस पर एक काल्पनिक जानवर को पकड़ते थे। वेरियन, मैं ज्यादातर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ रहे। तुम आज किसी को चुनोगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, समझे? अमांडा युवा वेरियन के बालों को सहलाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन वह पीछे हट गया और अपना सिर हिला दिया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं उद्धारकर्ता बनूंगा। मुझे अब भी किसी की क्या जरूरत है? युवा वेरियन अपने साथ किसी और व्यक्ति के रहने के विचार से परेशान था और रक्षात्मक हो गया। अरे नहीं, क्या ये सच में मैं था? शायद मुझे ये याद नहीं है क्योंकि माँ असफल हो गई होगी। मैं अकेला बड़ा हुआ हूँ, वेरियन ने सोचा। लेकिन ये स्मृति के बजाय एक सपना भी हो सकता है। वास्तव में यह एक सपना ही है। उसने अपना सिर हिलाया और समझ नहीं पाया कि कैसा महसूस करे। तुम्हें ये याद रखना होगा वेरियन, तुम्हें हर जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी है। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा बोझ उठाएंगे और बदले में तुम्हें भी उनका बोझ उठाना चाहिए, समझे? अमांडा एक बेंच पर बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। उसे पापा की याद आ रही होगी। वेरियन को अपने पिता की ज्यादा याद नहीं थी। वह एक प्लेनेटरी गार्ड था, लेकिन अपने सराहनीय कामों की वजह से उसे मुख्य सेना में पदोन्नत कर दिया गया। उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पिता हमेशा आशावादी रहते थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसीलिए उसने हाँ कहा। ठीक है, लेकिन मैं उद्धारकर्ता का काम खुद ही करूंगा। दूसरे लोग मेरी दूसरी जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जैसे स्कूल जाना, सामाजिक जीवन जीना और सोना। युवा वेरियन की आंखें चमक उठी और वह सहमत हो गया। सचमुच? अमांडा और वेरियन दोनों ने अपने चेहरे पर हाथ मारा और आह भरी। वेरियन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी सोच वाकई अजीब थी। युवा वेरियन ने इधर उधर देखा और बच्चों के बीच से गुजरा। इन बच्चों को पता था कि वेरियन का परिवार गोद लेने के लिए आया है और वे सभी उत्सुकता से उसे पुकार रहे थे। लेकिन उसने सभी उत्साही लोगों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उम्र की एक छोटी लड़की के सामने रुक गया। उसके छोटे भूरे बाल और सुनहरी आंखें थीं। उसके आसपास कोई नहीं था। वह निश्चित रूप से प्यारी लग रही थी। वास्तव में वेरियन ने अब तक जितनी भी प्यारी लड़की देखी थी, वह सबसे प्यारी लड़की थी। क्या मैं एक मूर्ख था? नहीं, क्या 9 साल का बच्चा मूर्ख हो सकता है? वेरियन ने आश्चर्य जताया। तुम मेरे साथ आओ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। पफट। वेरियन का गला लगभग रुक गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा शर्म से जल रहा है।
अनगिनत पंक्तियों में से इतनी घटिया पंक्ति क्यों? क्या मैं एजलॉर्ड था? वेरियन चाह रहा था कि यह सब एक सपना हो, न कि एक स्मृति। छोटी लड़की ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। चलो बात करते हैं, युवा वेरियन ने कहा और एक तरफ चला गया। वह उसके पीछे चली गई। वेरियन भी यह जानने को उत्सुक था कि युवा हिम क्या करना चाहता है और उसने उसका पीछा किया। यद्यपि यह एक सपना था, फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। चलो नाटक बंद करो, माँ ने मुझे मेरे साथ रहने के लिए किसी को चुनने के लिए कहा है। तुम यहाँ अकेली हो और शायद इसलिए बहिष्कृत हो क्योंकि दूसरी लड़कियां तुम्हें बहुत प्यारी समझती हैं और तुम्हारे बारे में कुछ बुरी बातें फैलाती हैं। इसलिए कोई तुम्हें गोद नहीं लेता। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप किसी और से ज्यादा संगति के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मुझे किसी के साथ अपना समय बिताना है तो मैं उसे ऐसे व्यक्ति के साथ बिताऊंगा जो इसका महत्व जानता हो। युवा वेरियन ने गंभीरता से कहा। वाह, मुझे लगता है मैं वाकई बहुत होशियार था। नहीं, मैं अभी भी होशियार हूँ, ज्यादा होशियार, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ। वेरियन को नहीं पता था कि इस सपने में अपने युवा रूप के बारे में कैसे सोचे, लेकिन वह व्यवहार में वेरियन के अतीत से बिल्कुल मेल खाता था। अगर हम झगड़ पड़े तो क्या होगा? क्या तुम अपनी माँ से कहोगी कि वो मुझे नकार दे? छोटी लड़की ने अपने पहले शब्द बोले। उसके डर। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ को लगता है कि मुझे अकेलापन महसूस न हो इसके लिए किसी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं सारा दिन प्रशिक्षण में बिताता हूँ तो उन्हें भी किसी की ज़रूरत होती है। अब वह मेरा लड़का है, बहुत परिपक्व। मुझे तुम पर गर्व है। अगले शब्द सुनते ही वेरियन की मुस्कान गायब हो गई। इसके अलावा तुम्हें अस्वीकार करने से मेरी आत्मकथा पर दाग लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे जब वे पीयरलेस सेवियर सम्राट के इतिहास को पढ़ेंगे और महसूस करेंगे कि उसने अपनी माँ को एक छोटी लड़की को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मैं अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डालूंगा। युवा वेरियन भावुक दिखे और आश्वासन में अपनी छाती थपथपाई। पफुट, हा हा हा। छोटी लड़की की हंसी चांदी की घंटियों की तरह लग रही थी। अद्वितीय, उद्धारकर्ता और सम्राट, ये तीन उपाधियां इस युग के नायकों के लिए आरक्षित हैं और आप ये सभी चाहते हैं। उसने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और जिज्ञासा और मनोरंजन के साथ उसे देखा। मुझे बस मरने दो। अरे रुको, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। वेरियन ने घबराकर अपने दांत काटे, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ ऐसा था जिस पर वह बचपन से ही विश्वास करता था। यहाँ तक कि उसके पास कुछ प्रतिबंधित वीडियो भी थे जिनमें उसने 3 उपाधियां प्राप्त करने के बाद भाषण का अभ्यास किया था। ये सपना धिक्कार है। मरने के बाद भी मुझे इस डरावने सपने का सामना करना पड़ेगा। उसने आह भरी। जब मैं ताज पहन लूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें सब कुछ देखने दूंगा। देखते हैं तब तुम कैसे हंसोगी। युवा वेरियन ने अपना सिर घुमाया और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बनाए रखी, मानो उसे उसकी हंसी का मुकाबला करने का कोई तरीका मिल गया हो। अच्छा, मेरा मतलब है, बेवकूफ़ी भरा। वेरियन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, वह बस इस अजीब दृश्य का आनंद ले रहा था। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। एक आखिरी बात, हम अपने झगड़े कैसे सुलझाएंगे? छोटी लड़की यंग वेरियन के पास गई और अपना सिर झुका लिया। तो फिर वादा करो, चाहे जिस भी कारण से तुम झगड़ते हो, तुम्हें दूसरे व्यक्ति के कारणों को समझना चाहिए और उन्हें सुलझाना चाहिए। एक नर्म आवाज सुनाई दी और अमांडा ने युवा लड़की को देखा। माँ, हम बात कर रहे थे। युवा वेरियन ने चिल्लाते हुए उस छोटी लड़की को उसकी नज़रों से बचा लिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम पहले से ही दोस्त हो। मैं उसे नहीं खाऊंगी, बेटा, अमांडा ने हंसते हुए कहा। तुम बच्चों को डरा सकते हो, युवा वेरियन ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक तरफ हट गया। तो लड़की, क्या तुम वादा करोगी? अमांडा ने उसके भूरे बालों को थपथपाया और धीरे से पूछा। माँ, ये दोस्तों के बीच की निजी बात है। माएँ इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ये बहुत शर्मनाक है। युवा वेरियन ने अपनी माँ को हल्के से धक्का दिया और उसे जाने के लिए कहा। अमांडा मुंह फुलाकर चली गई। क्या वे सारी बातें जो तुमने पहले कही थी शर्मनाक नहीं हैं? वेरियन ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान छोटी लड़की की ओर मोड़ा। तो फिर चलो वादा करते हैं। वेरियन ने अपनी बाईं छोटी उंगली आगे बढ़ाई। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं और उन्होंने अपनी उंगलियां आपस में मिला लीं। उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि अगर कभी हमारे बीच झगड़ा हुआ तो हम एक दूसरे के कारणों को समझेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। वेरियन को लगने लगा था कि लड़की थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी थोड़ी पुरानी यादों वाली थी। मैं कुछ भूल गया,
मैं वेरियन हूँ, तुम कौन हो? युवा वेरियन ने अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को रगड़ा और उसका नाम न पूछने को पहली बात के रूप में पूरी तरह से सामान्य बनाने की कोशिश की। मैं सिया हूँ। युवा लड़की मुस्कुराए। सिया। वेरियन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अगले ही क्षण दुनिया ढह गई और अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। वेरियन ने अंधेरे में हिलने की कोशिश की, तभी उसने एक खर्राटे की आवाज सुनी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि काइल माया के साथ कुर्सी पर सो रहा था। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया, वह बच गया। सिया, क्या ये वही है? फिर मुझे उसकी कोई याद क्यों नहीं है? मैं अकेला क्यों बड़ा हुआ? वेरियन को सोचने में कठिनाई हुई। क्या ये सिर्फ एक सपना था या ये एक स्मृति थी? ठीक है, अनाथालय। वेरियन को अभी भी अनाथालय का नाम याद था। जवाब वहां मिल सकते थे। उसी समय सिस्टम ने संकेत दिया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। दिव्य पथ प्रणाली। C10 इंस्पेक्टर। रात के 12 बजे 1:46। ट्रूविद। अध्याय 10 इंस्पेक्टर। वेरियन सिस्टम से उसकी स्थिति के बारे में पूछना चाहता था और अनाथालय जाकर यह पता लगाना चाहता था कि क्या वह वास्तव में वहां गया था। इससे पहले उसने सो रहे जोड़े को परेशान किए बिना उठने की कोशिश की, लेकिन थप्पड़। वेरियन ने अपना सिर एक तरफ किया और चेहरे पर मुक्का लगने से बच गया। काइल गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। माया रोने लगी। यार, शांत हो जाओ। वेरियन अब एक बॉडी अवेकनर बन चुका था और काइल के मुक्कों से आसानी से बच सकता था, लेकिन वह कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। शांत हो जाओ मेरे गधे। तुम्हें इतनी वीरता क्यों दिखानी पड़ी? हम साथ मिलकर लड़ सकते थे। तुम्हें पता है कि अगर हम आधे मिनट भी देर से आते तो तुम मर जाते। भाई, सच में मर गए। काइल ने बिस्तर पर तकिया पकड़ लिया और उस पर मुक्का मारा। एक मुक्का, 2 मुक्के, 3 मुक्के। वह तब तक मुक्का मारता रहा जब तक तकिया फट नहीं गया। वेरियन ने काइल के गुस्से को असहाय भाव से देखा। उसे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। काइल को खुद को लालच देकर उनके लिए समय खरीदने के लिए स्वेच्छा से आगे आते देखने के बाद उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। अगर वे एक साथ लड़े तो माया सबसे पहले मरेगी, फिर काइल। वेरियन कागज पर सबसे कमजोर होने के बावजूद कम चोटों के साथ बच जाएगा। इसीलिए उसे यह चुनाव करना था। क्या वह अपने दोस्त को मार देगा जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, या फिर वह अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्या मैं कुछ भूल गया? एक कर्कश आवाज सुनाई दी और उन्होंने अपना ध्यान वार्ड के प्रवेश द्वार की ओर मोड़ दिया। आथा वहां खड़ा था, उनकी गंदगी को देखकर मुस्कुरा रहा था। माया ने उसे अजीब सी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। वेरियन ने एक पल के लिए आथा को देखा। अब एक जागृतिकर्ता के रूप में वह हवा में आभा के प्रवाह को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसलिए वह आभा के माध्यम से आथा की स्थिति को भी समझ सकता था। वेरियन के अंदर और बाहर आभा प्रवाह की तुलना में आथा की आभा बहुत अधिक थी। आथा के साथ ही, भले ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ हो, लेकिन तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। आथा ने वेरियन को परेशान होते हुए देखा और कहा, चिंता मत करो, मेरे सभी साथी ठीक हैं। हम लड़ाई में व्यस्त थे। हम केवल भाग रहे लेवल 1 के लोगों को घायल कर सकते थे। नहीं, इससे मेरी जान बच गई। शुक्रिया। वेरियन ने आथा को प्रणाम किया और कहा, मुझे पता है कि यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं एक दिन एहसान चुकाऊंगा। आथा बस हंस पड़ा और कुछ नहीं बोला। लेकिन एबिसर्स कालकोठरी में क्यों आए? क्या उन्हें एबिस में ही नहीं रहना चाहिए? जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो आपने इसे खारिज कर दिया। काइल ने कमरे में हाथी को ला दिया। वेरियन ने आथा की ओर जिज्ञासा भरी नजर से देखा। जब काइल ने यह अफवाह फैलाई कि एबिसल्स क्रॉस टनलिंग का इस्तेमाल करके डिंगोन में प्रवेश कर सकते हैं, तो आथा ने अस्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम कुछ छिपा रहे हो, है न? वेरियन ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा। आथा ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर वह जोर से हंसा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कुछ जानता था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत असंभव है। लेकिन अब तुम्हें भी पता चल जाएगा। माया और काइल ने आथा को असमंजस में देखा। उनके सवालों का जवाब तब मिला जब वार्ड का दरवाजा खुला और काले सूट में एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी पत्नी के कर्जदार हैं। मैं डेंगोन ब्यूरो का एक इंस्पेक्टर हूँ, उसने अपना पहचान पत्र उनके संचार में साझा किया और नीरस स्वर में बोलना जारी रखा। घटना के मुद्दे के कारण आपको एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है या राजद्रोह के आरोपों का सामना करना होगा।
क्या? माया सबसे पहले भड़क उठी। आपकी अक्षमता ने मेरे दोस्त की जान जोखिम में डाल दी और अब आप मुझे बता रहे हैं कि अगर हम चुप नहीं रहे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। काइल भी क्रोधित था, लेकिन वह चुप रहा, ये सोचकर कि उन्होंने इतनी चरम सीमा क्यों तय की। वेरियन ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और कहा, ये स्पष्ट है कि यह तुम्हारा पहली बार नहीं है, इसलिए ऐसी ही घटनाएं पहले भी हुई होंगी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सरकार नहीं चाहती कि सामान्य लोग घबराएं। इससे भी अधिक, वह निम्न स्तर के जागरूक लोगों के प्रशिक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहती। कालकोठरी युद्ध के मैदान थे जहां लोग अपने कौशल को निखारते थे। रसातल में प्रवेश करना या अग्रिम मोर्चे पर रसातलवासियों से लड़ना हर कोई नहीं कर सकता था, लेकिन कोई भी कालकोठरी में प्रवेश कर सकता है और लड़ सकता है। अपने उद्भव के बाद से ही कालकोठरी एक जागरूक व्यक्ति के जीवन में एक अपूरणीय तत्व बनी हुई है। इसे अधिकार देने से मानवता की निम्न रैंकिंग शक्ति कमजोर हो जाएगी। यह एबिसल्स के खिलाफ युद्ध में बहुत महंगा साबित हो सकता है। इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं। चाहे जो भी कारण हो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम अभी अभी जागे हो, इसलिए अपना सिर नीचे रखो। कमरे का तापमान गिर गया, फर्श जमने लगा, माया और काइल कांपने लगे। वेरियन के शरीर ने ठंड का प्रतिरोध किया, लेकिन वह अभी भी प्रभावित था। इतनी गंभीरता से क्यों? आर्थर ठंड में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर के कंधे को थपथपाया। इंस्पेक्टर लगभग गिर पड़ा। उसने आर्थर को आश्चर्य और भय से देखा। बर्फ पिघल गई और कमरे का तापमान तुरंत सामान्य हो गया। डेंगॉन बयूरो का सेना से कोई मजबूत संबंध नहीं था और यह नौकरशाही में सबसे कमजोर कड़ी थी। उसके जैसे निम्न डेंगॉन इंस्पेक्टर आमतौर पर लेवल 2 के होते थे और पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होते थे। इस प्रकार उनकी एकमात्र श्रेष्ठता वेरियन की तिकड़ी जैसे लेवल 1 के सामने थी। दुर्भाग्यवश आर्थर उसे अपनी मर्जी से काम नहीं करने दे रहा था। वेरियन ने अंदर ही अंदर आह भरी। हर जगह पदानुक्रम है। लेवल 1 का बॉस लेवल 0 से ऊपर है। लेवल 2 का बॉस लेवल 1 से ऊपर है। एक निष्पक्ष समाज समान नहीं होता और एक समान समाज निष्पक्ष नहीं होता। इन पर हस्ताक्षर कर दो। इंस्पेक्टर ने अपनी कलाई पर कम्युनिकेशन स्वाइप किया और उन्हें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मिल गया। इस बार उसका लहजा बहुत नर्म था। वेरियन ने अपने कम्युनिकेशन पर क्लिक किया और एक होलोग्राफिक दस्तावेज खुल गया। इसमें उसकी रेटिना, डीएनए और आभा हस्ताक्षर रिकॉर्ड किए गए, जिससे प्रक्रिया पूरी हो गई। शायद उसे लगा कि उसने आर्थर को नाराज कर दिया है, जो एक ज्यादा शक्तिशाली जागृति करता है। इंस्पेक्टर ने कहा, चूंकि आपने पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए आपको और बताने में कोई बुराई नहीं है। पिछले महीने में अकेले पृथ्वी पर 20 से ज्यादा ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। क्या बकवास है। भले ही उसे इसका अंदाजा था, लेकिन वेरियन अभी भी घटनाओं की संख्या देखकर हैरान था। यह कोई मजाक की बात नहीं थी। 514 के प्लूटो युद्ध के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हर इंसान को यकीन था कि अगला युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। कोई शांति नहीं होगी, केवल जीत या हार। इसका मतलब था जीवन या मृत्यु।